ठीक है ना। अब देखो पावर सिस्टम को और इजी बनाने के लिए अपन ने इसको 4 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? 4। कौन कौन से? सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जनरेशन। बात करें जनरेशन में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, तो जनरेशन में अपन पढ़ेंगे कि विद्युत को अपन वहां से यहां कैसे लेकर आते हैं। समझे कि अपने घर में तो विद्युत बनती नहीं है, तो कहां से लेकर आते हैं विद्युत को? उत्पादन केंद्र से। तो क्वेश्चन ये पूछते हैं एग्जाम में कि उत्पादन केंद्र पर जब अपन विद्युत का उत्पादन करते हैं तो उत्पादन वोल्टेज कितना होता है, उत्पादन आवृत्ति कितनी होती है, ये सारे के सारे क्वेश्चन। फिर उसके बाद दूसरा भाग क्या होगा, वहां से अपन लेकर आते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? पारेषण। पारेषण और वितरण दो अलग अलग वर्ड होते हैं, ध्यान रख लेना। क्या होता है पारेषण और क्या होता है वितरण? तो पारेषण का मतलब होता है, आपने देखा नहीं बड़े बड़े टावर लगे होते हैं, जैसे आपको समझ आएगा वैसे ही मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। आपने देखा होगा बड़े बड़े टावर देखे आपने, उन टावरों में क्या होता है, वोल्टेज ज्यादा होते हैं। ज्यादा वोल्टेज पर विद्युत को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं ना, तो उसे अपन कहते हैं पारेषण। और कम वोल्टेज पर अगर विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं ना, उसे अपन क्या कहते हैं? वितरण। और दो हो गए, कौन कौन से भाग हो गए? उत्पादन हो गया, पारेषण हो गया, वितरण हो गया। अब विद्युत कहां पर आ गई? अपने घर में आ गई। वितरण का मतलब क्या हुआ? अपने घर में आ गई। अब अपने को पता है लेकर तो आ गई, लेकिन विद्युत तो किसी का, आपको पता है थोड़ी सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो यहां पर जरूरी क्या है, सबसे क्या क्या सुरक्षा कर सकते हैं, अर्थात क्या क्या अपन के सुरक्षा उपकरण होते हैं। ये 4 भाग पढ़ेंगे और चारों भाग में से आप देख लेना कम से कम आपको 3-3 4 क्वेश्चन मिलेंगे। इसका मतलब आप अगर ये हुआ, मेजरमेंट हुआ, बाकी मशीन होता है, अगर नहीं समझ आता है तो अपने को कोई जरूरी नहीं कि अपने को पूरे में से पूरे नंबर लाने, पता है ना। तो जो मैं टॉपिक कहूं उसको आप बहुत अच्छे से समझ लेना, 100% आपका क्लियर आराम से हो जाएगा। और आपको बुकलेट दे देंगे, दे दिया? अभी दे देंगे, अभी दिला दूंगा, ठीक है ना, आवाज नहीं, अभी दिला दूंगा। उसके अनुसार जैसे मैं पढ़ाऊं उसके हिसाब से पढ़ते रहना। आप क्लियर तो क्या, आपसे आराम से हर बंदे के लगभग 45 नंबर आएंगे और सब कुछ अपने को क्लियर। हाँ बस ये बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, हाँ ये गारंटी में। लेकिन ये है कि जितना मैं पढ़ाऊं ना उतना ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। हाँ, और दो तीन बातें ध्यान रखना। फोन अपना पास में रखना, क्योंकि फोन देखो जब मैं आगे आया हूं ना तो मैं भी फोन नहीं, क्योंकि मेरा फर्स्ट टारगेट क्या है, आपको पढ़ाना है, ठीक है ना। तो जिसको भी चाहे जो ऑनलाइन हो या यहां कोई हो, जितना मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे पढ़ा रहा हूं, आपको वैसे ही पढ़ना है। तो आज अपन जो स्टार्ट करेंगे वो है अपना उत्पादन। तो हेडिंग डाल दो अपना, टॉपिक कौन सा अपना? पावर सिस्टम, ठीक है ना। पावर सिस्टम को वापस आपको तो मैं लिख देता हूं, पावर सिस्टम में अपना एक भी नंबर न जाए, इसी कारण इसको अपन कितने भागों में बांटेंगे? 4 भागों में। कौन कौन से 4 भाग होंगे? और जिस बंदे को भी देखो समझ नहीं आए ना, वो डायरेक्ट मेरे को आराम से पूछे, मैं आराम से एक एक बंदे को समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं सिलेबस बिल्कुल ही धीरे धीरे कराऊंगा। इससे ज्यादा बड़ा क्या लिखूं बताओ? इससे भी बड़ा लिखूं? ठीक है, बड़ा लिख दो। मतलब ये है पेन बड़ी ले लेता हूं। देखो क्या क्या है, अब इधर देखते रहो। पहला भाग होगा वो होगा अपना उत्पादन। अब तो ठीक है ये वर्ड, जिसे अपन कहते हैं जनरेशन, आवाज नहीं, जिसे अपन क्या कहेंगे? जनरेशन। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरेशन। दूसरा होता है अपना क्या? पारेषण। वह पारेषण लिख दो। तीसरा अपना क्या होगा? वितरण। और लास्ट होगा अपना क्या? जब अपन विद्युत को लेकर आते हैं तो क्या पढ़ेंगे अपन? सुरक्षा उपकरण। और आपके सिलेबस के हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट है सुरक्षा उपकरण। अब आओ स्टार्ट करते हैं अपन पहला उत्पादन। अब उत्पादन को पहले मैं खुद एक रफ डायग्राम बनाऊंगा, फिर आपको यहां पर प्रॉपर डायग्राम बताऊंगा, ठीक है ना। आओ यहां पर सबसे पहले आप हेडिंग डाल दो उत्पादन, और कोई कुछ नहीं लिखेगा, केवल यहां पर देखेगा, क्योंकि मैं भी नहीं लिख रहा हूं, केवल रफ डायग्राम बना रहा हूं। ये देखो हेडिंग डाल दी अपन ने, क्या? उत्पादन। क्या मतलब होता है उत्पादन का, पहले समझो। होता क्या है, अपने उत्पादन केंद्र होते हैं। जैसे यहां पर राजस्थान में बात करूं तो कोटा सब लोग जानते हैं,
वहां पर विद्युत का क्या होता है? उत्पादन। जहां पे विद्युत का उत्पादन होता है उसे अपन कहते हैं उत्पादन केंद्र। क्या कहते हैं? उत्पादन केंद्र। अब आपको कहे उत्पादन केंद्र क्या होता है? वह स्थान जहां पे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं अपन? उत्पादन। अब देखो उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो उत्पादन पानी के द्वारा भी होता है जिसे हाइड्रो कहते हैं, उत्पादन कोयले के द्वारा होता है जिसे थर्मल कहते हैं, उत्पादन यूरेनियम के द्वारा होता है जिसे अपन न्यूक्लियर पावर प्लांट कहते हैं, और उत्पादन सूर्य पवन इनके द्वारा होता है जिसे अपन कहते हैं सोलर पवन ऊर्जा। ठीक है। तो सिंपली पहले उत्पादन केंद्र का मतलब क्या होता है? वह स्थान जहां पे विद्युत का उत्पादन होता है। अब बताओ उत्पादन करता कौन है? किसके द्वारा अपन विद्युत का उत्पादन करते हैं? जनरेटर। मतलब जिसको अपन अब डीसी में कहते हैं तो अपन जनरेटर कहते हैं, और एसी में उसी को क्या कहते हैं अपन? अल्टरनेटर। तो पहला क्वेश्चन आ गया अपने सामने, अल्टरनेटर। उत्पादन केंद्र पर अपन के क्या लगे होते हैं? अल्टरनेटर। इसी को मैं पूरा पढ़ाऊंगा, फिर आगे इस डायग्राम में जाऊंगा। तो सबसे पहला जो भाग आया है वो है अपना प्रत्यावर्तक, अर्थात इसको अपन कहते हैं अल्टरनेटर। क्या होता है प्रत्यावर्तक? आओ अपन इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसके बारे में लिख देते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? उत्पादन केंद्र। क्या होता है उत्पादन केंद्र? इसके नीचे कोई अंडरलाइन नहीं करनी है, केवल आपको लिखो तो, नहीं तो मैं कहूं वही लिखना है। वह स्थान जहां पे विद्युत का उत्पादन होता है, वह स्थान जहां पे या जहां पर विद्युत का उत्पादन होता है, बिजली का उत्पादन होता है, उसे क्या कहते हैं अपन? उत्पादन केंद्र। विद्युत का उत्पादन होता है। बात होगी। अब आपने खुद ने बोला है विद्युत का उत्पादन किसके द्वारा करते हैं? अल्टरनेटर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो यहां पर अपन का एक उपकरण लगा होता है, और वो उपकरण होता है अपना प्रत्यावर्तक, जिसे ही अपन कहते हैं अल्टरनेटर। यहां से क्वेश्चन आगे है आपके सामने। पहला क्वेश्चन, अल्टरनेटर क्या करता है? कोई बता सकता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे। अल्टरनेटर हो जनरेटर हो, एक ही काम करता है। क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है? समझ गए सबके सब? मॉड्यूल फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। कौन सा अपना कौन सा मॉड्यूल है? फिफ्थ मॉड्यूल है। ठीक है ना। तो यहां पर देखो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? अल्टरनेटर वह युक्ति। अब मैं युक्ति नहीं लिखूंगा, क्योंकि युक्ति लिख रहे फिर अपने में फर्क क्या होगा? क्या वर्ड लिखा मैंने? घूर्णित युक्ति। घूर्णित युक्ति क्यों लिखा मैंने? क्योंकि एक क्वेश्चन आता है अपन के एग्जाम में, ट्रांसफार्मर एक क्या मशीन होती है? नहीं होती है, क्योंकि मशीन के लिए जरूरी क्या है? उसमें घूमने वाला भाग होना जरूरी है। इसी कारण मैं जब भी मशीन की डेफिनेशन लिखूंगा तो उसमें घूर्णित जरूर लिखूंगा, क्योंकि इससे झट से आपको पता लग जाएगा ये एक मशीन है। तो वह घूर्णित युक्ति जो क्या करती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे ही अपन क्या कहते हैं? प्रत्यावर्तक कहते हैं। बताओ डेफिनेशन समझ आई नहीं आई? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत। अब आप कहोगे यांत्रिक ऊर्जा कहां से आई है? तो मैंने क्या बोला, ये मैं अपने आप जब आपको पावर प्लांट पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसे क्या कहते हैं अपन? प्रत्यावर्तक। डेफिनेशन समझ में आ गई सबको? अब बात करते हैं प्रत्यावर्तक कितने प्रकार के होते हैं? किसी को पता है? 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्यावर्तक कितने प्रकार के होते हैं? 2। कि कौन से प्रत्यावर्तक का उपयोग अपन जल में करते हैं और कौन से का अपन उपयोग थर्मल में करते हैं, उसके आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? वेरी गुड। एक होता है जिसे अपन कहते हैं नॉन सैलिएंट, उसी को अपन कहते हैं बेलनाकार। क्या कहते हैं उसे? ही अपन बेलनाकार कह दो, या इसको ही अपन कह देते हैं नॉन सैलिएंट।
इसका उपयोग कहां पर विद्युत उत्पादन के लिए करते हैं? बोलो। तो इसका उपयोग अपन करते हैं थर्मल, जहां थर्मल पावर प्लांट होते हैं ना, जहां कोयले के पावर प्लांट होते हैं। ये हिंदी में लिखूं या इंग्लिश में चल जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और दूसरा इसी प्रकार एक और होता है अपना, कौन सा? न्यूक्लियर। एग्जाम में पूछ रखा है ये दोनों, कि न्यूक्लियर या थर्मल पावर प्लांट में कौन सा अल्टरनेटर काम में लेते हैं? नॉन सैलिएंट, या इसी का नाम ब्लेंडर बेलनाकार, या इसी का नाम होता है सिलेंड्रिकल। तीनों एक ही नाम होते हैं इनके आकार के आधार पर। और दूसरा, बेलनाकार की जो सामान्यतः गति होती है वो कोई बता सकता है कितनी होती है? वेरी गुड, सामान्यतः गति। आज का अपना दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, इसकी जो गति होती है वो कितनी होती है? 3000 आरपीएम। अपने क्वेश्चन आता है थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो अल्टरनेटर काम में लेते हैं उसकी सामान्यतः गति कितनी होती है? 3000 आरपीएम। आओ बात करते हैं अपन दूसरे की। दूसरा अपना कौन सा है? जिसे अपन कहते हैं सैलिएंट अल्टरनेटर। सैलिएंट अल्टरनेटर, इसका उपयोग कहां पर करते हैं अपन? हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट में कौन से प्रत्यावर्तक का प्रयोग करते हैं? वेरी गुड। इसकी गति कितनी होती है? वेरी गुड, 500 आरपीएम। अपने को एकदम स्टैंडर्ड डेटा ही याद रखना है, बाकी कोई प्रास याद नहीं रखना है। हाइड्रो में जो प्रत्यावर्तक लेते हैं उसकी गति कितनी होती है? थर्मल और न्यूक्लियर में जो पावर प्लांट जो प्रत्यावर्तक काम में लेते हैं उसकी गति कितनी होती है? 3000। दोनों बातें क्लियर। नेक्स्ट, अब बात करते हैं तीसरा, प्रत्यावर्तक क्या काम करता है? विद्युत का उत्पादन। तो एग्जाम में पूछते हैं भारत में जो विद्युत का उत्पादन होता है उसका मानक वोल्टेज कितना होता है? तो यहां पर क्या लिखूं? अगला पॉइंट यहां पर आ जाओ। भारत में विद्युत का या विद्युत उत्पादन का मानक वोल्टेज क्या मतलब होता है? मानक का बताओ मेरे को। जो मैं वर्ड लिख रहा हूं उसका मीनिंग नहीं पता लग रहा है तो डायरेक्ट पूछो, विद्युत उत्पादन का मानक वोल्टेज कितना होता है? मानक का मतलब क्या होता है? मानक का मतलब होता है कि भारत में अधिकतम जो उत्पादन होता है वो कितने वोल्टेज पर होता है। तो कितने वोल्टेज पर होता है? वेरी गुड, सबके सब बोल लेते कितने होता है? 11 केवी। कितने पर होता है? दूसरा यही क्वेश्चन, उत्पादन होता है। दूसरा, उत्पादन सदैव किसमें होता है? एसी में, डीसी में, या दोनों में? वेरी गुड, ये मैंने इसको स्टार भी कर दिया है। उत्पादन सदैव एसी में होता है, डीसी में कभी भी उत्पादन नहीं होता है। चाहे एसी मशीनें हो चाहे डीसी मशीनें हो, उत्पादन हमेशा एसी में ही होगा, डीसी में कभी भी उत्पादन नहीं होगा। तो उत्पादन सदैव एसी में होता है। अब मैंने वर्ड तो लिख दिया है एसी। क्या होता है एसी और क्या होता है डीसी? डीसी का मतलब कांस्टेंट वोल्टेज, जो वोल्टेज जैसे 10 वोल्ट बोला है तो हमेशा 10 वोल्टेज ही रहेगा, और एसी का मतलब लगातार बदलता रहे। तो उत्पादन सदैव किसमें होता है? एसी में। अगर उत्पादन एसी में होता है तो एसी में तो एक वर्ड आती है आवर्ती, आती है नहीं आती है? तो इंडिया में जो उत्पादन है एसी का, क्या हुआ? वेरी गुड, जो उत्पादन होता है उसकी मानक आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। वेरी गुड, स्टार करो इसको वापस। अब वापस आओ, अपन कहां पर थे? यहां पर थे। कहां पर थे? वापस देखो, उत्पादन केंद्र पर। उत्पादन केंद्र क्या होता है? जहां पर विद्युत का उत्पादन होता है। किसके द्वारा होता है? अल्टरनेटर के द्वारा। किसके द्वारा होता है? अल्टरनेटर के द्वारा। अब मैंने बोला यहां पर कि अल्टरनेटर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है बेलनाकार, एक होता है सैलिएंट। बेलनाकार का उपयोग करते हैं थर्मल और न्यूक्लियर में, और जिसकी गति कितनी होती है? 3000। दूसरा सैलिएंट, जिसका उपयोग करते हैं हाइड्रो में, और जिसकी गति होती है हमेशा 50 हर्ट्ज। हो गया। नेक्स्ट, अब बात ही कर रहे हैं उत्पादन, विद्युत ऊर्जा अर्थात वोल्टेज। भारत में विद्युत उत्पादन का मानक वोल्टेज कितना होता है? 11 केवी। मानक वोल्टेज 11 केवी होता है, तथा उत्पादन सदैव एसी में होता है। इसका मतलब उसकी आवृत्ति कितनी होती है?
अब आपके क्वेश्चन आता है, अब देखो ये क्वेश्चन खुद को सेलेक्ट करने पड़ते हैं कि डीसी की आवृत्ति कितनी होती है, 0। वेरी गुड। इसी कारण डीसी में कभी भी उत्पादन नहीं होता है। तो बात करते हैं भारत में उत्पादन की मानक आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। अब आप इसको पहले नोट करो, इतना रिवॉल्यूशन प्रति मिनट, 1 मिनट में कितनी बार घूमता है, वो होती है स्पीड। मतलब जो घूमता है ना अपने अक्ष पर, 1 मिनट में कितने घूर्णन लगाता है, वो होता है स्पीड। वेरी गुड। देखो यहां से भी बहुत अच्छे से आंसर आ रहा है। 11 की टेस्ट सीरीज कब मिलेगी, अरे ये टेस्ट सीरीज कब मिलेगी, वो आप ऑनलाइन वाले नंबरों पर कॉल करो। यहां पर क्या करेंगे टेस्ट सीरीज का, ये होता है कुछ अपवाद जो मतलब पढ़ते नहीं है, केवल कमेंट करना सीखते हैं बस, हैं। आपको देख लेना 90% तो क्वेश्चन मैं आपको यही समझा दूंगा, यही याद करा दूंगा। रेसेसिव जीन, ये तो कैसी जीन हो जाएगी, रेसेसिव। हिंदी में इसको हाँ मैक्सिमम 33 केवी। वेरी गुड। कौन है, सूरज कुमार। कि मैक्सिमम उत्पादन कितने केवी तक हो सकता है, 33 केवी तक। लिखो तो, लेकिन वो सैलिएंट को हिंदी में सैलिएंट ही कहते हैं। हिंदी नाम ही जब भी आप देखोगे तो सैलिएंट ही लिखा हुआ मिलेगा आपको। सैलिएंट और नॉन सैलिएंट के बारे में बता दीजिए। सैलिएंट और नॉन सैलिएंट आप अपने आप कहां पर पढ़ोगे, अल्टरनेटर पढ़ोगे। अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है मशीनों का। मशीनों में अपन पढ़ते हैं ना, एसी मशीन, डीसी मशीन। एसी मशीन में जब अपन पढ़ते हैं तो तुल्यांकी और अतुल्यांकी, तुल्यांकी में अपन वापस पढ़ते हैं सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर। तो अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है। अभी तो आप याद रखो कि वह डिवाइस जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे अपन अल्टरनेटर कहते हैं। कर लिया तो आराम से पढ़ो, आवाज नहीं। सबको उतारने दो आराम से। जिसने उतार लिया है वो आराम से वापस देखेगा। और गलती से कोई पकड़ में मत आना, पहले कह रहा हूं बातें करते हुए। डाउट है तो डायरेक्ट मेरे को ही कंफर्म करना। और अगर गलती से आ गई फिर आप कहीं पर भी जाओ, परमानेंट आपकी छुट्टी है। मैं पहले कह रहा हूं, आप पहले कहोगे बताया नहीं है। फोन अपने जेब में। डाउट किसी का भी है, एक एक बंदे को, सबको प्रायोरिटी है, क्योंकि सब अपने अपने पढ़ने के लिए आए हैं। सब अपना अपना डाउट खुद पूछेंगे। हो गया, लिखो। अब तो हो गया। अब इसको नोट के अंदर तीनों पॉइंट लिखो। ये 3 पॉइंट है, ध्यान रख लेना। मानक आवृत्ति 50 हर्ट्ज, मानक उत्पादन वोल्टेज 11 केवी, और उत्पादन हमेशा किस में होता है, एसी में होता है।
क्या कह रहे हो? कौन है? दीपक, रोटर की गति 250 आरपीएम, मतलब क्या है इसका? कमेंट लिखो तो पूरा लिखो ताकि पता लग रहे क्या पूछ रहे हो। सर 25 केवी में भी उत्पादन करते हैं क्या? नहीं। क्लियर? इतनी सी बात थी इसमें समझने की। अब आ जाओ आगे बात करते हैं। अब देखो, वापस इस डायग्राम में आओ अपने। ये था मेन डायग्राम। तो हो गया उत्पादन। उत्पादन कितने केवी पर होता है? ये लिख दिया। अब आपने देखा होगा अपने जो लाइनें होती है वो तो 33 केवी की भी होती है, 132 की होती है, 220 की होती है, 400 की होती है। फिर इस वोल्टेज को बढ़ाता कौन है? तो यहां पर लगा होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। क्या लगा होता है? अब ये क्वेश्चन पहला तो यही बन गया, स्टेप अप का डायग्राम क्या होता है, सिंबल क्या होता है? तो ये होता है अपना स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। दिखा नहीं दिखा आपको? कैसे पता लगा ये स्टेप अप है? टर्नों को देख के। अगर सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न प्राथमिक से ज्यादा है उसे अपन क्या कहते हैं? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो बात करते हैं अपन यहां पर, अगला जो भाग है वो है अपना स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। क्या होता है अपना? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो क्या होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर? यहां पर आ जाओ, पहला पॉइंट। बाकी ट्रांसफॉर्मर में आप सब कुछ पढ़ोगे। दो प्रकार के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। तो यहां पर बात करते हैं अपन सिंपली दूसरा भाग, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। क्या होता है? कौन बताएगा डेफिनेशन आप में से? वह ट्रांसफॉर्मर जिसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न प्राथमिक से क्या होते हैं, या वह ट्रांसफॉर्मर जो वोल्टेज को क्या करता है। ये डेफिनेशन अपन के एग्जाम में पूछ सकते हैं। अपन का एग्जाम है एएलपी का, तो वहां पर इतना लेवल बिल्कुल ही नहीं होगा। तो क्या कहेंगे? वह ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर को ऐसे लिख दूं, वह ट्रांसफॉर्मर जो वोल्टेज को बढ़ाता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, उसे क्या कहते हैं अपन? वह ट्रांसफॉर्मर जो वोल्टेज को बढ़ाता है उसे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। अर्थात इसका अगर मैं आपके सामने सिंबल बनाऊं तो कैसा होगा? देखो, ये मान लिया मैंने प्राथमिक है, तो ये क्या होगी इसकी? सेकेंडरी। अब मैं इसको देखो समझाने के लिए, मैंने माना मेरी प्राथमिक में टर्न कितने हैं? N1। और सेकेंडरी में टर्न कितने हैं? टर्न का मतलब समझते हो ना? वेरी गुड। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? तो वह ट्रांसफॉर्मर जिसमें N2 का मान N1 से ज्यादा होता है उसी को अपन क्या कहते हैं? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। और दूसरा और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मर आपने बनाया रखा है इसमें ये दो खड़ी लाइनें किसको रिप्रेजेंट करती है? कोर को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? कोर को। नोट करो, दूसरा भाग स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। उल्टा बना दिया। हो गया।
तो यहां पर आपको पूछे स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? वह ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ाता है। एक तो ये डेफिनेशन पूछ सकते हैं, या टर्नों की संख्या में पूछे तो याद रखना स्टेप अप का मतलब N2 का मान N1 से क्या होगा। अगर एक ट्रांसफार्मर याद रह गया तो दूसरे को जस्ट उल्टा कर दो, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब अपन इसके बाद क्या करते हैं? सर हम तो टेक्निकल हेल्पर वाले, आप पूरा पढ़ो। ओके ओके, नेक्स्ट आगे आओ, बात करते हैं अपन अगले भाग की। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं बताओ? इस विद्युत को अपन लेकर जाते हैं, किसके द्वारा लेकर जाते हैं? तो इसे अपन कहते हैं पारेषण। जैसे देखो, इस वोल्टेज को आपने बढ़ाकर कहां पर लेकर गए? 11 केवी से कहां पर लेकर गए? 132 केवी पर लेकर गए। अब बताओ, जब वोल्टेज 132 केवी होगा तो उन टावरों की हाइट अधिक होगी या कम होगी? अधिक होगी। तो अधिक होगी तो उसे अपन कहते हैं पारेषण। क्या कहते हैं अपन? पारेषण। तो आओ यहां पर ये अपना हो रहा है यहां से पारेषण, इसके ऊपर लिख दिया मैंने। और इन लाइनों में जो विद्युत जा रही है वो कितने वोल्टेज पर जा रही है? 132 केवी पर। और इसे अपन कहते हैं, अगला वर्ड पारेषण। अगर आपको पूछ ले पारेषण क्या होता है, इसी का ही अगला नाम क्या होता है? और इसका ये एक नाम और होता है, क्या कहते हैं अपन? ट्रांसमिशन। एक ही वर्ड है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपके दोनों लैंग्वेज में पेपर आएगा। तो पारेषण आवे ट्रांसमिशन आवे तो कोई प्रॉब्लम मत करना। क्या होता है पारेषण का मतलब? हाई वोल्टेज पर जो आपने विद्युत ऊर्जा उत्पादन की है उसको यहां से यहां तक ले जाना, जिसके द्वारा लेकर जाते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? पारेषण। अब यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से आते हैं। आओ, तीसरा अपना जो पार्ट यहां पर बन रहा है वो है अपना पारेषण। पहले मैं बिल्कुल ही लेआउट बनाऊंगा, बिल्कुल ही इसके द्वारा बहुत कुछ आपको समझा दूंगा। फिर अपन एक एक करके वापस उत्पादन में आएंगे। यहां पर थर्मल पढ़ेंगे, हाइड्रो पढ़ेंगे, न्यूक्लियर पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है ना। पारेषण का मतलब क्या होता है? तो अपन कहते हैं हाई वोल्टेज पर, हाई वोल्टेज पर विद्युत को कहां से कहां लाना? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है? अब आप कहोगे तो यहां पर अपन के बड़े बड़े सब स्टेशन होते हैं, आपने देखे भी होंगे। यहां पर बीच में अपने जीएसएस लगे होते हैं, देखे ना आपने। अब यहां पर आ जाओ, एक बार जिसको मैंने लिखने को बोल दिया तो लिखना बंद कर दो, और जिसको ही लिखना ये केवल आदत है तो एक मैं बुक दे देता हूं यहां से आपको, ताकि आप साथ में लिखते रहो। अब आओ यहां पर बात करता हूं पारेषण। तो पारेषण किसके द्वारा होता है? स्टार करके क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का है। पारेषण किसके द्वारा होता है, कौन बताएगा? पारेषण लाइनें देखिए, ये पारेषण लाइनें किसकी बनी होती है? एल्यूमिनियम की। तो यहां पर लिखेंगे अपन पारेषण। पारेषण मुख्यतः कौन से कंडक्टरों के द्वारा होता है? पूरा नाम बोलो, एग्जाम में मिलेगा आपको ACSR। ये कितना इंपॉर्टेंट वर्ड मिल गया आपको। पारेषण मुख्यतः ACSR कंडक्टरों के द्वारा होता है। समझ आया नहीं है? सबने देख रखा है। कभी भी कॉपर मत कर देना, क्योंकि वहां पर ऑप्शन आपको कॉपर मिलेगा। कॉपर का उपयोग अपन कहां पर करते हैं? मशीन वाइंडिंग और वायरिंग। अगर कह दे तो हमेशा अपन किसको प्रायोरिटी देंगे? कॉपर को। और ट्रांसमिशन और पारेषण दोनों का दोनों किसके द्वारा होता है? ACSR। अब यहां से देखो एग्जाम के क्वेश्चन। पहला, इस ACSR का पूरा नाम क्या होता है? कोई बता सकता है? वेरी गुड, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ये फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। दूसरा एक और क्वेश्चन, वास्तव में धातु तो कौन सी होती है? एल्यूमिनियम। फिर ये स्टील क्या है?
जो इसकी आंतरिक कोर होती है, आपने देखे होंगे मेरे ख्याल से कभी खोलकर, आंतरिक जो कंडक्टर होता है इसकी जो कोर होती है वो हमेशा किसकी बनी होती है? स्टील की। तो एग्जाम में पूछते हैं एसीएसआर कंडक्टरों में स्टील का क्या कार्य होता है? वेरी गुड। होता क्या है आपने देखा नहीं, स्टील एल्यूमिनियम होता है, उस कंडक्टर को थोड़ा सा इधर उधर कर क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो उसको मजबूत बनाने के लिए, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग किया है? तो यहां पर दूसरा पॉइंट एक और मिल गया आपको, एसीएसआर कंडक्टरों को यांत्रिक रूप से मजबूत यांत्रिक मजबूती प्रदान करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? स्टील का प्रयोग करते हैं। स्टील का प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट, दोनों पॉइंट समझ में आ गए? पूरा नाम होता है स्टील कंडक्टर, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। स्टील का प्रयोग क्यों करते हैं? यांत्रिक मजबूती प्रदान करने के लिए। तीसरा यहां पर क्वेश्चन है कि आपको पूछते हैं कि ओवरहेड लाइनें होती है, ये जो आपने देखा सबसे अंदर तो क्या होता है? स्टील, उसके ऊपर क्या होता है? एल्यूमिनियम, उसके ऊपर क्या होता है? एल्यूमिनियम। तो बताओ एसीएसआर कंडक्टरों के ऊपर इंसुलेशन कौन सा होता है? बताओ, एसीएसआर कंडक्टरों के जो लेयर होती है, लेयरों के बीच में तथा कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन कौन सा होता है? कोई इंसुलेशन नहीं होता है, जबकि केबल में हमेशा इंसुलेशन होता है। तो क्या लिखेंगे? इसमें कंडक्टरों की सतहों के मध्य कोई इंसुलेशन नहीं होता है। अब यहां पर हर कोई करके आएगा जल्दी जल्दी से रबड़, जबकि कोई इंसुलेशन नहीं होता है। आपने देखे नहीं, सीधे दिखते हैं आपको, कोई इंसुलेशन नहीं होता है, किसी प्रकार का इंसुलेशन इसके ऊपर नहीं होता। अब आओ वापस बात करते हैं यहां पर पारेषण किसके द्वारा होता है? एसीएसआर। इसके बारे में पूरी की पूरी बातें लिख दी है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन दूसरे पॉइंट की, कि पारेषण वोल्टेज कौन कौन से होते हैं। तो ये जो पारेषण होता है ये वापस दो भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ जाता है? दो भागों में। वेरी गुड। पारेषण सदैव होता है, कितनी तारें होती है पारेषण में? 3 फेज 3 वायर। तो आगे लिखूंगा कोई बात नहीं। ये पारेषण होता है, ये वापस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। वेरी गुड। एक होता है जहां पर और भी ज्यादा वोल्टेज होते हैं, उसे अपन कहते हैं प्राथमिक पारेषण। जहां पे वोल्टेज को थोड़ा और कम कर देते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? वेरी गुड, द्वितीयक पारेषण। अब पहला पॉइंट तो हो गया, चाहे प्राथमिक पारेषण हो चाहे द्वितीयक पारेषण हो। इस क्वेश्चन को वापस स्टार करके लिखना है आपको। यह हमेशा 3 फेज 3 वायर होता है। कितना होता है? 3 ही फेज होते हैं, 3 ही तार होते हैं। तार कौन से होते हैं? आर वाई बी। 3 ही फेज होते हैं और 3 ही तार होते हैं। और जो सेकेंडरी पारेषण होता है यहां पर भी क्या होता है? 3 फेज 3 वायर। बातें समझ आ गई? अब बात करते हैं प्राथमिक पारेषण में अपने वोल्टेज कौन कौन से हैं, कोई बता सकता है? वेरी गुड, ये क्वेश्चन अपने आप में बन गया। भारत में सबसे अधिकतम पारेषण वोल्टेज। वेरी गुड। तो पहला होता है 765 केवी, और इसके ब्रैकेट में लिख दूं ये क्या है? मैक्सिमम। इसके बाद वेरी गुड 200, दूसरा है अपने पास 400। अब देखो कभी कभार अगर ऑप्शन में ये न दे तो ये सही है, क्योंकि जब ऑप्शन में ही नहीं है तो अपन क्या मानेंगे? 400 केवी। नेक्स्ट अगला देखो, रेनफोर्स्ड का अर्थ क्या था? रेनफोर्स्ड का मतलब मजबूती प्रदान करना, ठीक है ना? प्रबल, जिसको हिंदी में कहते हैं रेनफोर्स्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रबल, मजबूती। आगे आओ, इसके बाद कौन सा होता है? वेरी गुड 220 केवी। इसके बाद बताओ
132 केवी, वेरी गुड। इसके बाद बताओ, अब वो नहीं बता पाओगे जो अपने ऑप्शन में आता है। 110 केवी का भी पारेषण हो सकता है, लेकिन हाँ ठीक है, नहीं होता ठीक अलग बात है। इसके अलावा जो भी है वो प्राथमिक पारेषण में कभी भी वोल्टेज नहीं गिना जाएगा, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं, निम्न में से कौन सा पारेषण वोल्टेज नहीं है, या निम्न में से कौन सा पारेषण और वितरण वोल्टेज नहीं है। तो सारे के सारे वोल्टेज याद होने जरूरी है। वापस बोलो, 765, 400, 220, 132 और 110 याद हो गए। अब बात करते हैं अपन सेकेंडरी पारेषण में। सेकेंडरी पारेषण में अपन के कौन कौन से वोल्टेज है, तो इसमें अपने वोल्टेज आते हैं कौन से, वेरी गुड, 33, 11 इसमें नहीं आएगा, 11 तो बहुत अच्छा वोल्टेज बनता है, 22 केवी। ये सारे के सारे पारेषण वोल्टेज होते हैं। इसके अलावा जो भी वोल्टेज होगा उसको कभी भी पारेषण नहीं माना जाएगा, चाहे कोई भी दिया हुआ हो। ये सारे के सारे कौन से वोल्टेज होते हैं, पारेषण। अब आप कहोगे सर 22 केवी का हमने देखा नहीं है, 22 केवी का होता नहीं है, हो सकता है, ठीक है। होता सामान्यतः कौन कौन सा है, 33 और 66। अपने एग्जाम में ऐसा पूछते हैं निम्न में से कौन सा पारेषण नहीं हो सकता है, ये पूछते हैं, तो वहां पर 22 केवी हो सकता है। वहां पर दूसरा आता है 25 केवी, तो 25 केवी कभी भी पारेषण वोल्टेज नहीं होता है, याद रख लेते। वापस आओ, वापस पढ़ते हैं अपन अपना टॉपिक कौन सा, देखो पारेषण मतलब आपने स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा जब वोल्टेज को बढ़ा दिया है, उस वोल्टेज को अपन यहां से कहीं और जाए। तो क्या होता है समझ गए आप। पारेषण क्या होता है, हाई वोल्टेज पर विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना। अब यहां से क्वेश्चन क्या क्या पूछते हैं देख लो। पारेषण किसके द्वारा होता है, ACSR। एग्जाम में ये कभी नहीं पूछेंगे, एग्जाम में पूछेंगे ACSR का पूरा नाम, तो एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। एग्जाम में पूछते हैं ACSR कंडक्टरों में स्टील का प्रयोग क्यों करते हैं, मजबूती प्रदान करने के लिए। तीसरा क्या है, एसीआर कंडक्टरों में किस प्रकार का इंसुलेशन होता है, एसीआर कंडक्टरों में कोई इंसुलेशन नहीं होता है, केबल में इंसुलेशन होता है। कौन सा होता है, तो केबल में एक फॉर्मूला है, अगर पढ़ा हो तो सिम्बास। अब आओ दूसरी बात करते हैं, पारेषण वोल्टेज कौन कौन से होते हैं। तो पहले बात करते हैं पारेषण होता भी कौन कौन सा है। तो पारेषण दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और सेकेंडरी। प्राथमिक का मतलब बहुत ज्यादा वोल्टेज। भारत में अधिकतम पारेषण वोल्टेज 765 स्टार करके अपनी कॉपी में लिखना। इसके बाद कौन सा है, 400, 220, 132 और 110 केवी। याद होगा केवी लिखा हुआ, ध्यान रख लेना। और ये सारे के सारे जो वोल्टेज लिख रहा हूं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रखा है। जो ये वोल्टेज होते हैं, अर्थात पारेषण वोल्टेज हमेशा कौन सा वोल्टेज होता है, लाइन से लाइन आरएमएस वोल्टेज होता है। कौन सा वोल्टेज होता है, लाइन से लाइन आरएमएस वोल्टेज होते हैं। कौन से वोल्टेज होते हैं, लाइन से लाइन आरएमएस वोल्टेज। अब यहां पर आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है, देखो अपने आप में क्वेश्चन पूछा करो, दो वर्ड आगे, एक होता लाइन, एक होता फेज। दोनों में अंतर क्या होता है, फेज वोल्टेज क्या होता है, तो लाइन और न्यूट्रल के मध्य का वोल्टेज हमेशा फेज वोल्टेज कहलाता है। और लाइन वोल्टेज क्या होता है, दो लाइनों के बीच का वोल्टेज, या एग्जाम कंफ्यूज करने के लिए देता है दो फेजों के बीच का वोल्टेज, एक ही बात है। दो लाइन या दो फेजों के बीच का वोल्टेज लाइन वोल्टेज होता है। फेज वोल्टेज कौन सा होता है, लाइन और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज होता है, उसे अपन फेज वोल्टेज कहते हैं। हो गया। अब आरएमएस मान आप सब जानते हैं, जब एसी में बात कर रहे हैं तो एसी में आरएमएस मान होता है, पीक मान होता है, एवरेज मान होता है, जो आप एसी थ्योरी पढ़ोगे तब पढ़ोगे। तो प्राथमिक पारेषण कैसा होता है, 3 फेज 3 वायर। बात करते हैं द्वितीयक पारेषण, यह भी कैसा होता है, 3 फेज 3 वायर। कौन कौन सा वोल्टेज होता है, 33 केवी। अब इसको नोट कर लो, अब इसको आप एक बार नोट कर लो। समझ आ गया सबको। तभी मैंने क्या बोला, आप शांति से समझोगे तो यहां की यहां आपको सब कुछ कहानी समझा दूंगा। आरएमएस होता रूट मीन स्क्वायर, जो आपको मेरे ख्याल से पूरा पढ़ेंगे जब एसी थ्योरी पढ़ेंगे ना। अब यहां पर पढ़ा हूं तो आरएमएस, एवरेज और पीक अपने आप एक क्लास लेकर बैठता है। एसी थ्योरी हो गया आपके, नहीं हो तो वहां पर पढ़ाएंगे आपको।
अभी याद रखो आरएमएस का मतलब था रूट मीन स्क्वायर, लेकिन कोई जरूरी नहीं है फुल फॉर्म लिखने की, लिखोगे तो भी फालतू कॉपी भरोगे, एसी थ्योरी में लिखना है। ये कौन है, रामवीर, 11 केवी और 33 केवी पर पारेषण, बिल्कुल गलत है। 11 केवी सबसे बेस्ट वोल्टेज माना जाता है वितरण का। आपने देखा नहीं अपन के घरों में जब ट्यूबवेल होती है वहां पर 11 केवी की लाइनें आती है, वो क्या वितरण नहीं होता है, वो होता है प्राथमिक वितरण। बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, ओके ओके, समझो आप, ऐसे मैसेज करने से जरूरत नहीं है, समझो आप, क्या कर लोगे ऐसे मैसेज करके, आपने इतना टाइम किया तब तो वापस एक बार रिवीजन कर लेते, नहीं फालतू मैसेज करने से क्या मतलब, आप समझो। लास्ट में जब मैं आपको कह दूंगा कि 2 मिनट अब आप डाउट पूछो, तब आप ऐसे कमेंट करना आराम से बैठे बैठे। यहां पर बिल्कुल ही देखो, मेरा टारगेट है कि आपको इनमें अगर कोई क्वेश्चन आए, आप एग्जाम में छोड़ कर नहीं आओ, वहां पर झट से याद है कि हाँ उस दिन ये सर ने बताया था और अब याद है, देख लो, इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सर पीडीएफ से नोट कर लेंगे, आप कंटिन्यू पढ़ाते रहिए। हाँ तो पीडीएफ से करते रहो ना आप, कौन आपको मना कर रहा है पीडीएफ से करते हुए, या आपको लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है तो क्लास को बंद कीजिए, दूसरी जगह से पढ़ते रहिए, अभी बाद में फास्ट करके पढ़ते रहिए। हाँ वेरी गुड, रिपीट कर दो, ओके रिपीट कर दूंगा। या किसी को और कोई लेट हो रहा है, घर पे कोई वेट कर रहा है, कौन करेगा बेरोजगारों का, तो इसी कर पढ़ो, कोई अपने आप लग गए तो हर कोई इंतजार करेगा, समझे ना। हाँ क्या पीडीएफ से लिख देंगे, मैंने क्या बोला, ये काम मेरा है कि कैसे कराना, सिलेबस मेरी गारंटी में अपने आप कराता रहूंगा, आपका काम है समझ नहीं आई तो कमेंट करके पूछो, कोई भी, हर बंदे को अपनी अपनी प्रायोरिटी है, हर बंदा अपना कमेंट करके पूछो, पीडीएफ से लिख देंगे। ये सजेशन फालतू कोई मतलब के नहीं है, क्योंकि सजेशन कोई यहाँ पर मतलब के ही नहीं निकलते हैं। सिरोपरी लाइन किसे कहते हैं, सेम ही बात है, साहब मैंने क्या बोला, इसको ही हिंदी में सिरोपरी लाइन भी कहते हैं। ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब क्या है, ऊपर, ऊपर होता है, ओवर का मतलब क्या, ऊपर, हेड मतलब सिर, इसी को ओवरहेड को हिंदी में क्या कहते हैं, सिरोपरी लाइन है। जब अपने सिरोपरी लाइन आ गया है, इसका मतलब वहां पर पारेषण और वितरण दोनों आ जाएगा, समझ गए ना, वहां पर दोनों वर्ड आ जाएंगे। इसी कारण मैं लास्ट में नोट करके लिखा दूंगा, ओवरहेड लाइन का मतलब होता है पारेषण और वितरण दोनों, क्योंकि वहां पर अपने दो वर्ड आते, एक आता अंडरग्राउंड, एक आता ओवरहेड। ओवरहेड मतलब ऊपर, अंडरग्राउंड मतलब जमीन कहते हैं, अंडरग्राउंड को अपन केबल कहते हैं और ओवरहेड को अपन क्या कहते हैं, पारेषण और वितरण कहते हैं।
एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से पॉइंट है, ये रहा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, ये पूरे के पूरे वोल्टेज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कोई इंसुलेशन नहीं होता है, मजबूती प्रदान होती है, और ACSR का पूरा नाम। सर ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग कनेक्शन कौन सी होती है, ट्रांसफार्मर टॉपिक चल रहा है, ट्रांसफार्मर में कौन सी वाइंडिंग कनेक्शन होती है, 3 फेज की बात करते हैं तो वितरण होता है तो वहां पर डेल्टा स्टार होता है, और पारेषण होता है तो वहां पर स्टार डेल्टा होता है। हो गया, आ जाओ यहां पर, वापस आओ अपने डायग्राम में, कहां पे थे अपन, यहां पर है। हो गया पारेषण, बीच में अपने सब स्टेशन आएंगे, कोई मतलब नहीं, सब समझते हो सब स्टेशन का मतलब क्या होता है। अब अपना जो इंपॉर्टेंट बात है वो है ये अपना यहां पर क्या लगा होता है, GSS, इसका पूरा नाम एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्या होता है GSS का मतलब होता है ग्रिड सब स्टेशन, सबको पता है। इस ग्रिड सब स्टेशन पर क्या लगे होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्या लगे होते हैं, तो ये होता है GSS का पूरा नाम कहो तो आप लिख देता हूं मैं, GSS का पूरा नाम होता है ग्रेड सब स्टेशन, जहां पे हेल्पर होते हैं उनकी ज्वाइनिंग यहीं पर होती है। इट ग्रिड सब स्टेशन पर क्या होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो अगला जो वर्ड मिलेगा वो वर्ड मिला अपने पास क्या, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और इसी को अपन कहते हैं वितरण ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं अपन इसे ही, वितरण ट्रांसफार्मर। तो इंपॉर्टेंट करके अपन आ जाते हैं कहां पर, वितरण ट्रांसफार्मर में। आ जाओ यहां पर, अगला 4th भाग, वितरण ट्रांसफार्मर, जिसे अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। वितरण ट्रांसफार्मर वो होते हैं अपने पावर ट्रांसफार्मर, और ये होते हैं अपने वितरण ट्रांसफार्मर। अब वितरण ट्रांसफार्मर से 2 या 3 क्वेश्चन पूछते हैं। कैसे होते हैं वितरण ट्रांसफार्मर, पहला, वे ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को क्या करते हैं, या इसी को लिख दो, वितरण ट्रांसफार्मर हमेशा कैसा होता है, स्टेप डाउन। ये लिख दिया आपके सामने, चाहे वितरण कह दो चाहे स्टेप डाउन कह दो, एक ही बात है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन हो गया आपके क्लियर कि वितरण ट्रांसफार्मर हमेशा स्टेप डाउन होते हैं और पावर ट्रांसफार्मर हमेशा कैसे होते हैं, स्टेप अप। तो पहला बात लिखूं, वितरण ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है, या स्टेप डाउन का मतलब क्या होता है, तो वे ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को डाउन करते हैं, वोल्टेज को कम करते हैं, क्योंकि जो 132 केवी थी उसको वापस कहां पर लेकर आते हैं अपन, 11 केवी। तो वे ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को क्या करते हैं, स्टेप डाउन, या वोल्टेज को कम लिख दूं, वोल्टेज को कम करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, स्टेप डाउन। अगर मैं इसका सिंबल बनाऊं तो कैसा बनेगा, ये देखिए, यहां पर आगे पीछे कुछ भी नहीं होता है, यहां पर वर्ड होता है प्राथमिक और सेकेंडरी वाइंडिंग। समझे, कभी भी आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं यहां पर, एक क्वेश्चन पूछते हैं आपको यहां पर, देखो क्या क्वेश्चन पूछते हैं आपको, क्वेश्चन पूछते हैं यहां पर कि क्या एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन बना सकते हो, आराम से बना सकते हैं, क्योंकि स्टेप अप और स्टेप डाउन की बात होती है सप्लाई में जोड़ने की बात। जहां सप्लाई जोड़ते हैं वो प्राथमिक होगी, जहां पे लोड जोड़ते हैं वो हमेशा सेकेंडरी होगी, ठीक है ना। तो अब ये डायग्राम किसका है, स्टेप डाउन। क्या मतलब होता है, वे ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को कम करते हैं। अब एग्जाम वाला पॉइंट, मतलब क्या है, मतलब ये होता है इसमें हमेशा N1 का मान N2 से क्या होगा, अगर ये कंडीशन होती है तो उस ट्रांसफार्मर को कहते हैं अपन स्टेप डाउन। नोट कर लो इसको, वितरण ट्रांसफार्मर। आरएमएस वोल्टेज क्या होता है सर जी, अरे आरएमएस वोल्टेज होता है रूट मीन स्क्वायर। क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। पीक से अपन आरएमएस वोल्टेज निकालते हैं।
आप कहोगे थोड़ा सा बता दूं, लेकिन यहाँ पर कोई मतलब का नहीं है। मतलब आपको अगर अधिकतम वोल्टेज दे रखा है, उससे अपन पीक वोल्टेज कैसे निकालते हैं, तो याद रखना √2 टाइम्स ऑफ VRMS, ये रिलेशन होता है दोनों में। लेकिन यहाँ पे नहीं लिखना है आपको, यहाँ पर आप याद रखो कि एक वोल्टेज होता है। सर इंडिया में अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन होता है क्या? ट्रांसमिशन अंडरग्राउंड उसे अपन कहते हैं होता है ना 66 केवी पर। पंजाब देखो ना पूरा का पूरा क्या है, अंडरग्राउंड है, तो होता है अंडरग्राउंड पर। एक बार पूरा लेआउट फिर पूरा का पूरा वापस रिपीट कर दूंगा, आप कहोगे तो। अभी मान लो आपको 30% समझ में आ रहा है और ध्यान से सुनते रहे, वापस रिपीट किया तो अपने आप ये 50% जाएगा, फिर रिवीजन करोगे तो अपने आप पूरा होता रहेगा। हो गया? आगे आओ नेक्स्ट। अब अपन कहां पर पहुंच गए हैं? यहां से डायग्राम वापस बना रहा हूं। अपन कहां पर पहुंच गए हैं? क्योंकि ये डायग्राम आपको अपनी कॉपी में बनाना है। अपन पहुंच गए हैं GSS पर। यहां से क्वेश्चन काफी बनते हैं एग्जाम में अपने लिए, तो ये वर्ड मिला है, इसे अपन कहते हैं ग्रिड सब स्टेशन। पूरा नाम क्या होता है? ग्रिड सब स्टेशन। अब यहां से तो आगे आप भी जानते हो, यहां से आपने देखा GSS से क्या निकलती है? लाइनें। इन लाइनों को क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? फीडर। तो एक वर्ड मिला है अपने पास, GSS से जो लाइनें निकलती है उन लाइनों को अपन कहते हैं फीडर। जैसे मैं कह रहा हूं ये आपके घर वाली मान रहा हूं, बहुत सारी लाइनें जा रही है, ये जा रही है, इधर जा रही है, सब जगह अपन एक लाइन को समझ के कर रहे हैं। ये जो लाइन जा रही है ये क्या है अपना? फीडर। ये भी किसका बना होता है? सेम ACSR का ही बना होता है। नहीं देखा आपने? कोई फर्क नहीं हो, इसी का तो इसका एक कॉमन वर्ड होता है ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब उसमें ट्रांसमिशन सब कुछ आ गया। GSS से जो लाइन निकलता है उसे अपन क्या कहते हैं? फीडर। अभी तक देखो यहां पर कोई कंज्यूमर जुड़ा हुआ है क्या? नहीं जुड़ा हुआ है, जुड़ेगा भी नहीं, क्योंकि फीडर सामान्यतः 11 केवी का है, जाएगा तो वो खुद तो गुम हो जाएगा। तो यहां पर क्या करते हैं, अब यहां पर अपन के क्या लगा होता है? एक वेरी गुड, क्या लगा होता है? ट्रांसफार्मर। आज अपन डायग्राम बना देते हैं इस ट्रांसफार्मर का। ये होता है अपना एक ट्रांसफार्मर लगा होता है यहां पर। कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? इस ट्रांसफार्मर को कहते हैं अपन वितरण ट्रांसफार्मर। एग्जाम में पूछते हैं वितरण ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कैसा होता है? स्टार करके लिखना है। कैसा होता है? हमेशा डेल्टा स्टार होता है। स्टार का मतलब अपनी साइड क्या होता है? स्टार। इसी कारण तो आपने देखा नहीं उसमें अपन ग्राउंड करते हैं, अगर स्टार ही नहीं है तो उसको अपन ग्राउंड नहीं कर सकते। तो वितरण ट्रांसफार्मर का कनेक्शन हमेशा कैसा होता है? डेल्टा स्टार। अब देखो इससे जो ये जो है इसको अपन कहते हैं प्राथमिक वितरण। क्या कहते हैं इसे अपन? प्राथमिक वितरण। ये अपना क्या है? वितरण ट्रांसफार्मर। अब इस वितरण ट्रांसफार्मर ये क्या करेगा? वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देगा। क्या करेगा? ये वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा। ये जो आगे वोल्टेज जाएगा इसे अपन क्या कहेंगे? बोलो, द्वितीयक वितरण। और यहां से ये लाइन जा रही है, अब यहां से अपन सप्लाई लेते रहते हैं, देखा हो तो। जैसे ये आपका घर है, ये किसी और का घर है, हाँ ये पड़ोसी का घर है, नाम लिख दो, ये ABC। अब ये जो ऊपर वाली लाइन है इस लाइन को क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? वो तो हुई अपनी फीडर। ये क्या होती है? इसे कहते हैं अपन वितरक, डिस्ट्रीब्यूटर। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं अपन? वितरक या डिस्ट्रीब्यूटर।
ये जो तीसरा वर्ड होता है इसे अपन कहते हैं वेरी गुड सर्विसमैन। ये 3 वर्ड समझाने के लिए ही डायग्राम बनाया मैंने। वापस देखो, जीएसएस से जो वायर निकलते हैं उसे क्या कहते हैं अपन? अब एग्जाम में पूछते हैं बताओ फीडर किसको जोड़ता है आपस में? तो फीडर के इधर क्या है, उधर क्या है? वितरक। तो वितरक को जो जीएसएस से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? क्या डेफिनेशन याद रखने की जरूरत पड़ी? या क्वेश्चन कैसे पूछता है, फीडर किसको पावर देता है? वितरक को। वेरी गुड। अगला वर्ड क्या है अपना? वितरक। वितरक किसको आपस में जोड़ता है? फीडर और सर्विसमैन को। बताओ वितरक किसको पावर देता है? सर्विसमैन को। और सर्विसमैन कौन से होते हैं आपने देखा? जो अपन के घरों में जो लास्ट ऊर्जा मीटर में आकर जुड़ता है उस इंसुलेट युक्त तार को क्या कहते हैं? सर्विस। एकमात्र ओवरहेड प्रणाली जिसके ऊपर इंसुलेशन होता है वो क्या होता है अपना? सर्विसमैन। बाकी कभी भी इंसुलेशन इसमें नहीं होता है। बताओ समझ आया नहीं आया? अब अपन आते हैं, वर्ड पहले क्लियर करते हैं, वितरण। पारेषण के बाद क्या होगा अपना? वितरण। आ जाओ यहां पर पढ़ते हैं अपन। वितरण अलग वर्ड है और वितरक अलग वर्ड है। वितरण को कहते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन का? कम वोल्टेज पर विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना, ले जाना। तो लिख दूं यहां पर, लो वोल्टेज पर विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना क्या कहलाता है? जो आप सबने देख रखा है। लो वोल्टेज का मतलब क्या हुआ? तो वापस देखो, अब दूसरा पॉइंट, वितरण किसके द्वारा होता है? सेम बात है, वितरण भी किसके द्वारा होता है? वितरण ACSR। अब वही बातें हैं, वापस लिखने की जरूरत नहीं ना। ACSR कंडक्टरों के द्वारा होता है। इसका मतलब यहां पर एक कॉमन वर्ड आता है, ओवरहेड। तो ओवरहेड जिसको हिंदी में कहते हैं सिरोपरी। ओवरहेड लाइन किसकी बनी होती है? ACSR। ओवरहेड में आपका पारेषण भी आ गया, ओवरहेड में आपका वितरण भी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। अब बात करते हैं ये वितरण कितने प्रकार का होता है? तो ये वितरण होता है, ये वापस 2 प्रकार का होता है। वितरण के प्रकार, वितरण के प्रकार। वितरण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का है। एक होता है अपना प्राथमिक वितरण, और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा और कंफ्यूज भी होते हैं। अब आप सबको पता है प्राथमिक वितरण में वोल्टेज कितना होता है? वेरी गुड। जो 11 केवी की लाइन होती है वो हमेशा किस में मानी जाती है? एकमात्र वोल्टेज इसमें माना जाता है, और सबसे ज्यादा उपयोग में भी यही लिया जाता है, प्राथमिक वितरण। और दूसरा होता है कौन सा अपना? सेकेंडरी वितरण। और प्राथमिक वितरण भी हमेशा कैसे होता है? कितने तार होते हैं? 3 तार। अर्थात इसको भी कहते हैं अपन क्या? 3 फेज 3 वायर। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट। और अगला जो अपना है वो है अपना सेकेंडरी वितरण। कौन सा वितरण है? सेकेंडरी वितरण। और सेकेंडरी वितरण में कितना होता है? तो ये एक 3 फेज 4 वायर होती है। इसी कारण सबसे ज्यादा ये पूछते हैं, क्योंकि यहां पर देखो मैंने कनेक्शन क्या बोला था, याद रखो। क्योंकि इधर तो होता है डेल्टा और इधर क्या होता है? स्टार। डेल्टा में आपको पता कोई न्यूट्रल नहीं होता है, तो कितने तार होते हैं? 3। इसमें देखो 3 तो फेज होते हैं और स्टार में हमेशा क्या होता है? न्यूट्रल। तो तार कितने हो गई? तो यही लिखा है, फेज तो 3 होते हैं लेकिन वायर कितने होते हैं? चौथा वायर कौन सा होता है? न्यूट्रल का कलर कैसा होता है? ब्लैक। ये अपने आप में क्वेश्चन पूछा करो, फिर आगे बढ़ा करो। अब बात करते हैं वितरण में वोल्टेज कौन कौन सा होता है? तो सबको पता है कौन सा होता है वोल्टेज। एक तो 400 वोल्ट और एक होता है 230 वोल्ट। अब देखो
ये 230 वोल्ट होते हैं। ये कौन से वोल्टेज होते हैं? लाइन वोल्टेज होता है या फेज वोल्टेज होता है? फेज वोल्टेज, क्योंकि घरों में हमेशा 230 वोल्ट नहीं आता है, और घरों में आप कहते हैं फेज वोल्टेज। तो एकमात्र अपन ने जितने वोल्टेज लिखे हैं उसमें से केवल एकमात्र वोल्टेज है जो फेज वोल्टेज है। वो कौन सा वोल्टेज है? फेज वोल्टेज। एग्जाम में पूछते हैं ये घरेलू वोल्टेज कितना वोल्टेज होता है, तो इसी कारण इसको अपन क्या कहते हैं? घरेलू वोल्टेज भी कहते हैं। घरेलू वोल्टेज कौन सा वोल्टेज होता है? ये तो अभी इंस्ट्रक्टर का एग्जाम हो उसमें भी पूछा गया था। कौन सा वोल्टेज होता है? 230 वोल्ट। ये कौन सा है? 400 या कभी कभार 440 लिखा हुआ मिलता है। तो ये जितने मैंने लिखे ये तो सारे के सारे वोल्टेज होते हैं। बाकी जो भी ऑप्शन में मिले वो वोल्टेज का प्रकार नहीं होता, ना तो पारेषण होता है ना वितरण होता है। आओ यहां पर वापस देखो, अपन ने क्या लिखा है? वितरण। क्या मतलब होता है? कम वोल्टेज पर विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। वितरण किसके बने होते हैं? एसीएसआर। वितरण वापस कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? प्राथमिक जिसमें अपन मानते हैं 11 केवी को, और सेकेंडरी जिसे अपन मानते हैं 400 और 230 वोल्ट। 400 वोल्ट का कहीं प्रयोग करते हैं अपन? जो अपने इरिगेशन होते हैं, देखा नहीं आपने? इरिगेशन का मतलब नहीं चलता, ट्यूबवेल, 3 फेज ट्यूबवेल नहीं देखी आपने? तो वहां या कोई इंडस्ट्री होती है वहां पर डायरेक्ट सप्लाई जाती है, ठीक है। तो वर्ड लिखो अगला वितरण। पहले ये डायग्राम बनाओ फिर इसको लिखेंगे। हाँ, अब किसी को डाउट है तो पूछते रहो। सर आवर्ती को टॉलरेंस कितना होता है? ये यहां पे नहीं लिखाऊंगा नितिन कुमार। हाँ, सबको पता है ±3% होता है, लेकिन जो चीज जहां पर है वहीं पे लिखाऊंगा। कितना होता है आवर्ती का? ये मैं आई रूल पढ़ाऊंगा, वहां पे अलग से लिखाऊंगा। रूल नंबर 55 कहता है कि आवर्ती में अधिकतम परिवर्तन ±3% हो सकता है। इससे ज्यादा होता है तो उस कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगती है। हाँ संदीप सही बता रहे हो, 400 वोल्ट या 440 वोल्ट दोनों हो सकते हैं 3 फेज में। हाँ ये 3 फेज होता है, 400 वोल्ट होता है, 3 फेज होता है, सबको पता है। केवल 230 होता है वो सिंगल फेज वोल्टेज होते हैं, बाकी सारे के सारे लाइन वोल्टेज होते हैं और आरएमएस वोल्टेज होते हैं। और ये अपने आप में क्वेश्चन क्लियर कर दो। आर वाई बी ये तो तीनों फेज के कलर होते हैं। अर्थ का कलर कैसा होता है? हरा, और न्यूट्रल का काला। ये क्वेश्चन अपने आप में क्लियर करते जाओ। नहीं पता है तो ऐसे कमेंट करके पूछो मेरे को। अपन पूछते हैं टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट होगी, ये क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? अरे वो सब कुछ आपको पढ़ने का काम है, डाउट हो तो पूछो, तब तक क्लास हो जाएगी आज की कंप्लीट 2 घंटे की। सर एबीसी में भी इंसुलेशन, हाँ एबीसी में होता है, तभी मैं आगे लिखाऊंगा सर्विसमैन एकमात्र ओवरहेड में होता है जिसके ऊपर इंसुलेशन होता है, ठीक है ना। अगर इसके ऊपर इंसुलेशन नहीं लगाओगे तो आप डायरेक्ट सप्लाई वहां से ले लोगे, वो एनर्जी मीटर क्या करेगा फिर? सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी गुड। सर जी टेक्नीशियन बहुत फीडर की लेंथ कैसे निर्धारित करते हैं? अभी लिखाता हूं आगे आपको फीडर। अभी ये वर्ड तीनों नहीं लिखा है ना मैंने। फीडर की लेंथ मत बोलो, ये बंदा पूछ तो सही रहा है कि इसका जो आकार होता है वो कैसे निर्धारित करेंगे, तो वो आगे मत बढ़ो, आप जितना पढ़ा रहा हूं उतने देखते रहो। हो गया? ये जो यहां से यहां बनाया ना, ये अपना सर्विस तार है, ध्यान रख लेना। और सर्विस तार पर हमेशा इंसुलेशन होता है, तभी तो एक कहते हैं, हमेशा समझदार होता है वो डायरेक्ट कहते हैं कि कभी भी आपको बिजली की चोरी करनी है तो सर्विस तार के साथ मत किसी प्रकार का कुछ करो, लेना है तो डायरेक्ट यहां से लो खंभे पे। हाँ खंभे पे या तो ऊपर जाओगे या पर नीचे आ जाओगे वापस, ठीक है ना। जब उल्टे काम करोगे तो भुगतोगे ही नुकसान तो। सर पीटीआर क्या होता है? कहां लिखा पीटीआर? हो गया अब तो। अब इसको बनाओ जल्दी से, लिखो। ये अगला वर्ड है वितरण।
सर ए बी सी एक बार रिपीट, कहां लिखा हुआ ए बी सी है अपने पास? और सर्विस लाइन, वो अभी मैं आपको रिपीट पूरा कराऊंगा एक बार, क्या अभी तक कराया नहीं कुछ भी, अभी तक तो केवल वितरण बताया है। वो तीनों एबीसी वापस रिपीट कराऊंगा आपको, अभी लिखा रहा हूं एक एक करके। सर ट्रांसमिशन वोल्टेज 765 केवी, 400 केवी, 220 केवी, 132 केवी, 66 केवी तक होता है। 33 केवी भी आता है इसमें, और लिखो, क्योंकि पारेषण लिखा है, पारेषण का मतलब प्राथमिक और सेकेंडरी दोनों आ गई, ठीक है, क्योंकि आपने पारेषण लिखा, आपने प्राथमिक पारेषण नहीं लिखा है। हो गया, आराम से लिखो। और ये जो एबीसी है ये अभी आपको वापस रिपीट कराता हूं, लिखा है कहां अभी तक? ये क्या लिख रहे हो संजय कुमार? आपका एक बार मैसेज खुद एक बार पूरा पढ़ो तो वापस, खुद को ही समझ आए, पता नहीं मेरे को नहीं आ रहा है। क्या सर जीई टेक्नीशियन रोज कितने आवर्स पैदा की, या आप खुद पढ़िए अपना एक बार कमेंट। और तेरा 90% तो ध्यान इधर रहता है, ये काम यहाँ छोड़ और यहाँ पर आकर बैठ, देख आराम से मैसेज पढ़ तू, क्यों यहाँ पर प्रॉब्लम आकर खींच रहा है? मैं नहीं पढ़ता हूं, उससे ज्यादा मैसेज तू पढ़ता रहता है, तू ही पढ़ ले फिर, क्योंकि देर पढ़ने की ये तो नीयत है नहीं। हो गया, वो एक ही बात है। ये कह रहा है सर रामबाण में 220 वोल्ट लिखा गया, 230 वोल्ट, ये आगे मैं लिखाऊंगा प्लस माइनस 6% अपने को अलाउ है, प्लस माइनस 6% अलाउ है, रूल नंबर 54। तो 220, लेकिन हाँ यह आ गया है कि मानक घरेलू वोल्टेज तो 230 ही सही माना जाएगा, वहां पर न तो 220 सही होगा न 240 सही होगा, समझ गए ना? इसी का मानक लिखा है 230 वोल्ट। हो गया अब तो? अब आ जाओ, जिसके नहीं हुआ बाद में लिखते रहना है। अगले वर्ड, अब अपने बोला है जीएसएस, जीएसएस से आगे अपन आप बढ़ रहे हैं, तो जीएसएस से जैसे ही आगे बढ़े तो अपने पास तीन और चीजें मिल गई। फीडर क्या होता है, इसका आकार कैसे लेते हैं, आकार की डिजाइन किसके अनुसार करते हैं, और फीडर के ऊपर इंसुलेशन किसका होता है। तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, फीडर लिख दो, वितरक लिख दो, ओवरहेड लिख दो, पारेषण लिख दो, वितरण लिख दो, सबकी सब ACSR ही होता है, कोई इंसुलेशन उसके ऊपर नहीं होता है, बार बार लिखने का मतलब नहीं है। अब आओ अपन वर्ड लिख रहे हैं, एक क्या है अपने पास, फीडर। ये एक तार का नाम होता है, बाकी कुछ भी नहीं है, समझे ना? अपन कहेंगे ये फीडर होता क्या है, ये एक पर्टिकुलर तार होता है। कौन सा ACSR तार, जो जीएसएस को वितरक से जोड़ता है। क्या बोला, वह ओवरहेड लाइन आप सबने सबसे ज्यादा यही तो देखी है, अब मैं दोनों डेफिनेशन लिखूंगा जो एग्जाम में पूछते हैं। वह ओवरहेड लाइन जो वितरक को, अब देखो मैंने यहां पर वर्ड क्या लिखा है, वितरक लिखा है, वहां पर क्या लिखा था, वितरण। वितरक होता है डिस्ट्रीब्यूटर। अब मेरे ख्याल से डिस्ट्रीब्यूटर से आप ज्यादा समझ गए होंगे, गांव में देखा नहीं आपने, जो दुकानें होती वहां पर वितरक होते हैं, सप्लायर करने आते हैं, तो वो क्या, उनको अपन क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं ना। तो वह ओवरहेड लाइन
जो वितरक को किससे जोड़ती है? जीएसएस से जोड़ती है, जीएसएस से जोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? या अपने को ऐसे भी कह सकते हैं अपन, जो वितरक को सप्लाई देता है। वितरक को सप्लाई कौन देता है? देख लो डायग्राम में भी बताता हूं। जो वितरक को सप्लाई देता है, जो वितरक को सप्लाई देता है उसे क्या कहते हैं अपन? आप कहोगे क्या मतलब? आओ इधर डायग्राम में, ये देखो, ये सप्लाई किस में है? फीडर में। फीडर किसको दे रहा है? देखो इस लाइन को, और इस लाइन को अपन क्या कहते हैं? तो फीडर यहां से सप्लाई लेकर किसको दे रहा है? वितरक। तो यही मैंने लिखा है, फीडर क्या होता है? जो जीएसएस और वितरक को जोड़ता है, या जो फीडर क्या करता है? वितरक को सप्लाई देता है, उसे ही अपन क्या कहते हैं? फीडर। अगली बात, अब बात करते हैं इसका डिजाइन किसके अनुसार किया जाता है? कोई बता सकता है ये क्वेश्चन? और ये क्वेश्चन दोनों बहुत बार रिपीट होते हैं। डिजाइन मतलब इसको किसके अनुसार बनाते हैं, और एक वर्ड आता है इसका आकार। अब मैं आपको ही पूछूंगा, आप अपने डेली लाइफ में देखते ही रहते हो। बताओ, वोल्टेज ड्रॉप, दो वर्ड आते हैं, एक तो वोल्टेज, एक धारा होती है, और क्या होता है पावर में? पावर का मतलब क्या होता है? वोल्टेज और धारा। अब बताओ वोल्टेज ड्रॉप कब होता है? वेरी गुड, जब देखो मेरा मान लो लाइट चल रही है, जैसे ही मैंने एसी स्टार्ट किया तो बल्ब क्या हो जाता है? धीरे, मतलब वहां पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। मतलब वोल्टेज ड्रॉप कब हो रहा है? जब अपन कोई लोड जोड़ते हैं, और लोड को ही कहते हैं टैपिंग। क्या बताओ, पारेषण लाइन पर या फीडर में कोई टैपिंग होती है? करोगे तो खुद गायब हो जाओगे। 11 केवी लाइन के ऊपर आप तार बांधने जाओगे तो मजे तो क्या लेंगे, आप तो खुद गायब हो जाओगे ऊपर ही, ठीक है ना? तो वितरण में कभी भी, फीडर में कभी भी टैपिंग नहीं होती है, और जब टैपिंग नहीं होती है तो वहां पर कभी भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। तो फिर फीडर का आकार किसके अनुसार लेंगे? धारा के आधार पर। या तो वोल्टेज या धारा, दो ही वर्ड है अपने पास, क्योंकि अपन ले जा क्या रहे हैं? पावर। पावर का मतलब क्या है? वोल्टेज और धारा। वोल्टेज तो यहां पर बात नहीं होगी, क्योंकि वोल्टेज की बात होती है हमेशा कहां पर? जहां पे टैपिंग होती है। टैपिंग का मतलब समझते हो ना? ये लाइन जा रही है, अपने यहां पर अंकुरी डाला और लाइट ले ली, घर में लेते हैं ना, वो होती है टैपिंग। तो इसको हमेशा डिजाइन करते हैं अपन किसके अनुसार? धारा वहन क्षमता के अनुसार। स्टार करके इसको लिखो, धारा वहन क्षमता के आधार पर, धारा ले जाने की क्षमता के आधार पर किसको डिजाइन किया जाता है? फीडर को। अब बात करते हैं आकार। तो आकार हमेशा एक वैज्ञानिक था जिसका नाम क्या था? केल्विन। केल्विन के नियम के अनुसार, जहां पे एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के अनुसार इसका क्या करते हैं अपन? आकार डिजाइन करते हैं। आओ वापस, वर्ड क्या अपने सामने? फीडर। क्या होता है फीडर? वह एसीएसआर कंडक्टर जो जीएसएस तथा वितरक को आपस में जोड़ता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? फीडर। फीडर पर अब आप सबके सब पॉइंट लिख दोगे। फीडर पर क्या कोई इंसुलेशन होता है? नहीं होता है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट क्या है? फीडर किसके बने होते हैं? एसीएसआर। बार बार क्या लिखा हूं? सेम टू सेम पॉइंट लिखा दिया ना, ओवरहेड लाइन मतलब सब ऊपर एक ही जैसा है। जो वितरक को क्या करता है? सप्लाई देता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? फीडर। आकार किसके अनुसार लेते हैं? केल्विन के नियमानुसार। और डिजाइन किसके अनुसार करते हैं? धारा वहन क्षमता के अनुसार। समझ आ गया? नेक्स्ट, अगला, इसके जस्ट अगला पॉइंट क्या था अपना पास? बी पॉइंट। क्या था अपने पास? वितरक। जैसे अपन कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब यहां से आपके घरों में सप्लाई आने लग गई। अब आपका काम है, आप लोड लगाओ या न लगाओ, घर पर आप विद्युत को लेकर आ गई। ये देखो, आप उत्पादन केंद्र से कैसे घर तक विद्युत को लेकर आए हैं। एक बार पूरा वापस रिपीट करूंगा बाद में। क्या होता है वितरक? तो वही सेम बात, वह ओवरहेड लाइन, आप सीधा लिख दो ना ओवरहेड, वह ओवरहेड लाइन जो फीडर को किससे जोड़ती है? सर्विसमैन से जोड़ती है। फीडर को सर्विसमैन से जोड़ती है।
उसको क्या कहते हैं अपन? वितरक कहते हैं। अगला पॉइंट, अर्थात अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जो सर्विसमैन को क्या करता है? सप्लाई देता है। जो सर्विसमैन को सप्लाई देता है उसी तार को अपन क्या कहते हैं? वितरक कहते हैं। अब बात करते हैं दो वापस। एक बात होती है आकार, एक बात करते हैं डिजाइन। तो आकार तो वही बात है, आकार तो किसके अनुसार लेंगे अपन? केल्विन के नियम के अनुसार। बात करते हैं इसके डिजाइन की, तो यहां पर कौन सा पैरामीटर काम में आता है? क्योंकि आपको पता है वितरक में क्या होता है? टैपिंग होता था। कभी आपने सुना टू पोल ट्यूबवेल, एक ही ट्रांसफार्मर पर दो ट्यूबवेल कार्य करना, देखा आपने? होता क्या है, अगर पास वाली ट्यूबवेल को अपन पहले स्टार्ट कर दें तो बाद वाली पर वोल्टेज गिर जाएगा। इसी कारण कहते हैं पहले वो स्टार्ट करो फिर ये स्टार्ट करो, होता नहीं था। इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है? वोल्टेज ड्रॉप। तो वितरक को हमेशा किसके अनुसार डिजाइन करते हैं अपन? वोल्टेज ड्रॉप। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट और पॉइंट लिख रहा हूं कि वोल्टेज ड्रॉप कितना हो सकता है? कोई बता सकता है? वेरी गुड, प्लस माइनस 6%, और एक होता है प्लस माइनस 12.5%। ये दो वोल्टेज ड्रॉप हो सकते हैं। ये तो होता है कहां पर? उपभोक्ता सिरे पर। क्या कहते हैं अपन? उपभोक्ता का मतलब समझ गए ना? अपने घरों पर अगर इससे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होता है तो अपन कंप्लेन कर सकते हैं, और जो कंपनी अपने को विद्युत देती है तो उसके ऊपर क्या लगती है? पेनल्टी। जैसे अपने ऊपर पेनल्टी कब लगती है? जब अपन विद्युत की चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं। उसी प्रकार अगर अपने घर में वोल्टेज इससे कम आते हैं तो अपन उस कंपनी के खिलाफ क्या कर सकते हैं? शिकायत। तो उसके ऊपर क्या लगेगी? इसी को कहते हैं, या करके लिखो, इसे अपन कहते हैं निम्न व मध्यम वोल्टेज। क्या कहते हैं इसे अपन? निम्न व मध्यम वोल्टेज, या उपभोक्ता सिरे पर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो सकता है? प्लस माइनस 6%। और हाई वोल्टेज लाइन में, ये समझ आओगे या पूरा लिखूं? हाई वोल्टेज लाइनों में अगर ऐसा लिखा हुआ है तो वहां पर वोल्टेज कितना हो सकता है? ड्रॉप प्लस माइनस 12% हो सकता है, या प्लस माइनस 12.5% हो सकता है। आ गया वापस। वर्ड क्या लिखा अपन ने? क्या होता है वितरक? वह ओवरहेड लाइन, वह एसीएसआर कंडक्टर जो फीडर को सर्विसमैन से जोड़ता है, उसे ही अपन क्या कहते हैं? अर्थात वह तार जो सर्विसमैन को सप्लाई देता है उसे ही अपन वितरक कहते हैं। कोई नया नाम नहीं है। आकार किसके अनुसार लेते हैं? केल्विन के नियमानुसार। टैपिंग करते हैं नहीं करते हैं? टैपिंग का मतलब तो समझ गए ना? लोड को जोड़ना, उस लाइन से जोड़ते उसी को टैपिंग कहते हैं। टैप नहीं करते क्या अपन? तो टैप करते हैं मतलब वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो इसका आकार हमेशा किसके अनुसार? और फीडर का आकार धारा के आधार पर। कितना वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है? प्लस माइनस 6%। कहां पर? उपभोक्ता सिरे पर। उपभोक्ता का मतलब समझ गए ना? कंज्यूमर, जहां पे अपन बैठे हैं। और प्लस माइनस 12.5% कहां पर होता है? हाई वोल्टेज लाइन में। दोनों समझ गए? अब बात करते हैं तीसरा, एक और वर्ड है अपने सामने। क्या है? सर्विस लाइन। सर्विस लाइन लिख दो, कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी, एक ही बात है। क्योंकि अभी कमेंट आएगा अगर लाइन लिखा है तो मैंने, तो एक ही बात है, सर्विस लाइन लिख दो, या इसी को क्या कहते हैं अपन? सर्विसमैन्स। इसके ऊपर इंसुलेशन होता है। ओवरहेड में एकमात्र जहां पे इंसुलेशन होता है कौन सी होती है? सर्विसमैन। सबने देखा होगा। क्या करता है? तो पहले आप ही बताओ। वितरक को किससे जोड़ता है बताओ तो? उपभोक्ता। क्या उपभोक्ता के हाथ में तार देंगे? है तो मर जाएगा। वेरी गुड। लेकिन ये ऑप्शन सही बोला इसने, दोनों ऑप्शन मिलेंगे आपको। उपभोक्ता कहे या उपभोक्ता का मतलब ऊर्जा मीटर। उपभोक्ता का मतलब क्या है? ये भी क्वेश्चन अपने आप में एग्जाम में पूछ रखा है कि उपभोक्ता सिरे पर सबसे पहला उपकरण जो विद्युत सप्लाई से जुड़ता है वो क्या है? ऊर्जा मीटर। पहले के टाइम में आईसी कटआउट पहले जुड़ते थे, लेकिन लोग यहां से आईसी कटआउट से सप्लाई ले लेते थे।
तो फिर ऊर्जा मीटर देखता रहता था, उसमें मीटर ही नहीं घूमता था। तो अब क्या कर दिया, उल्टा कर दिया है। सबसे पहला क्या लगता है अपना, ऊर्जा। तो वितरक को ऊर्जा मीटर से जोड़ने वाला इंसुलेशन युक्त पदार्थ या इंसुलेशन, देखो यहां पर मैंने वर्ड लिख दिया है इंसुलेशन। क्यों लिखा है इंसुलेशन युक्त तार, क्योंकि इसके ऊपर इंसुलेशन होता है। अगर इंसुलेशन नहीं लगाया तो बेचारा एनर्जी मीटर देखते रहेगा और उसमें रीडिंग आएगी भी नहीं, और जो रीडिंग लेने आएंगे वो देखेगा ये बेचारा कंज्यूम ही नहीं करते हैं, क्योंकि आएंगे तब तो अपन क्या करेंगे, वो टैपिंग हटा देंगे। यहां अपन ऐसा भी कह सकते हैं, सर्विसमैन क्या होता है, जो ऊर्जा मीटर को सीधे क्या करता है, जो ऊर्जा मीटर को सप्लाई देता है। अब एक क्वेश्चन पूछता, देखो मेरे ख्याल से सबने देख रखा है, क्वेश्चन आता है, देखो एक निमी का है कि ऊर्जा मीटर की सामान्यतः घर से या घर कितनी ऊंचाई पर लगाया जाता है, 1 मीटर। वेरी गुड, कितने मीटर, कम से कम 1 मीटर होना अनिवार्य है, बाकी तो आप मर्जी हो उतना उतना, मतलब ये नहीं कि उतना ही ऊपर लगा दो ताकि कोई रीडिंग लेने आए तो देखता रह जाए। हाँ, कि सामान्यतः कम से कम एक सामान्य कोई बच्चा खेलता है वो इसके हाथ में लगा पाए, बाकी 1 मीटर बाद को समझने लग जाएगा। हाँ, अपन अभी तक नहीं समझते हैं, एक अलग बात है। तो ऊर्जा मीटर को कम से कम 1 मीटर। और दूसरी और, ऊर्जा मीटर होता है एसी पर कार्य करता है या डीसी पर। वेरी गुड, तो ये अपने आप में क्वेश्चन पूछा करो और आगे बढ़ा करो। नेक्स्ट, तो सर्विसमैन क्या होता है, वितरक को ऊर्जा मीटर से जोड़ने वाला इंसुलेशन युक्त तार होता है, या जो ऊर्जा मीटर को सप्लाई देता है उसी को क्या कहते हैं अपन। अब यहां पर एक डायग्राम और बना रहा हूं, ये आ रहा अपने यहां पर, देखो क्या आ रहा है, सर्विस तार। क्या आ रहा है ये, सर्विस तार। सर्विस तार में सबसे पहले क्या लगाता है, अब ऊर्जा मीटर। बताओ ऊर्जा मीटर के बाद क्या लगता है, बताओ, आईसी कटआउट। क्या लगते हैं अपने, आईसी कटआउट, नहीं लगते हैं क्या। आईसी कटआउट के बाद क्या लगते हैं, बोलो, वितरण बॉक्स, ये रही, बोर्ड कह दो, हाँ यही तो वितरण का मतलब क्या, बंटना है यही से। और वितरण बोर्ड के बाद सबसे लास्ट में क्या लगता है, लोड, जिसे ट्यूबलाइट जो भी कह दो। पहले के टाइम में क्या होता था, आईसी कटआउट पहले लगता था, ऊर्जा मीटर बाद में लगता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि पहले के टाइम में कौन पहले लगता था, आईसी कटआउट, बाद में लगता है ऊर्जा मीटर। और आज के समय में सबसे पहले क्या लगता है, ऊर्जा मीटर। ऊर्जा मीटर के बाद क्या लगता है, अपने घरों में नहीं देखा आपने, एमसीबी हुआ, फ्यूज हुआ, इसके बाद क्या लगते हैं, वितरण बॉक्स, वो तो साथ में ही हो गए ना। आईसी कटआउट मतलब सबसे पहले अपना आइसोलेटर होता है, आइसोलेटर के सबसे बाद क्या होता है, अपनी सुरक्षा युक्तियां। ऐसा लिखो तो ऐसा लिख दो भले, आईसी कटआउट का मतलब यहां पर 2 उपकरण होते हैं, एक तो होता है अपना क्या, आइसोलेटर, डबल नोब, कलर कैसा होता है आइसोलेटर का, हमेशा रेड। और इसके बाद जस्ट यहां पर क्या होती है, अपनी सुरक्षा युक्तियां, ऐसे भी लिख दो कोई बात नहीं, सुरक्षा युक्तियां। और सुरक्षा युक्तियां अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और अपन बाद में पढ़ेंगे। वितरण बॉक्स और लास्ट में क्या लगता है अपना, लोड। लोड का मतलब क्या हुआ, जो भी आपके घर में है, ट्यूबलाइट, पंखा, गीजर, फ्रिज, सब कुछ ले लो, ये इस प्रकार का कनेक्शन होता है। अब बताओ तीनों समझ में आए नहीं आए, वापस देखो एक बार। सबसे पहले क्या लिखा था अपने, फीडर। क्या कर रहा है फीडर, जीएसएस को वितरक से जोड़ता है, वितरक को सप्लाई देता है, हो गए दोनों। दूसरी बात, वितरक क्या होता है, फीडर को सर्विसमैन से जोड़ता है या सर्विसमैन को सप्लाई देता है। सर्विसमैन क्या होता है, वितरक को ऊर्जा मीटर से जोड़ता है, वितरक को उपभोक्ता सिरे से जोड़ता है, और ये एक इंसुलेशन युक्त तार होता है। इसका आकार किसके अनुसार लेते हैं, इसका आकार वोल्टेज। वेरी गुड, अब इसको एक एक करके नोट करो। अब कोई कमेंट हो तो पूछो जल्दी से। प्लस माइनस किस में होता है सर, अरे प्लस माइनस आवृत्ति में होता है, प्लस माइनस 3% आवृत्ति में होता है परिवर्तन, समझे ना। सर शिकायत कहां करना पड़ता है, सर शिकायत कहां करना पड़ता है, आपकी मर्जी है, वहां पर करो, जो आपके ऑनलाइन नंबर है ना वहां पर करो आप, या वो भी नहीं है तो आपको बता दूं मैं।
100 नंबर पर करोगे? करो। हाँ, ये नंबर तो बहुत याद रहते हैं। और पढ़ाई के डेटा कह दे तो, और ये क्या खा रहे हो? तो फिर गाय की तरह तो भी, इतनी तो गाय भी नहीं करती, वो उसका मुंह भी थक जाता है। सर नोट करो। और 2-3 बार इसके सामने भी देखा, फिर भी इसने कुछ भी मतलब नहीं है। गाय जब हिलाने लग जाती है ना मुंह, फिर करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब खुद के पैसे से कमाकर फिर खाना, फिर पता लगेगा। देखो, नोट करो इसको। है ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज अप क्यों करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको तो यहां पर बता दो, नहीं तो वहां पर है। होता क्या है, देखो मैं बताऊं आपको। होता क्या है, अगर निम्न वोल्ट, कोई एक बार रुक जाओ, बाद में मैं आपको फुल छूट दूंगा लिखने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन आ गया तो बताना फर्ज है। होता क्या है, अगर आप लो वोल्टेज पर विद्युत को लेकर आओगे तो उसमें हानियां बहुत ज्यादा हो जाती है। और हानियां जब ज्यादा होगी तो आपको फिर क्या मिलेगा? तो हानियों को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, हमेशा हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करते हैं। और बाकी मैं इसके बहुत सारे एडवांटेज है, 3-4 एडवांटेज है, जो बाद में लिखा दूंगा एक बार। हो गया? लिखो लिखो, आराम से लिखो। आवाज नहीं। हो गया? नोट करो। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन ये होता है, जो ध्यान नहीं रखने वाला। लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में करने के लिए क्या करना पड़ता है? ट्रांसफार्मर का प्रयोग करना पड़ता है। कौन सा ट्रांसफार्मर का प्रयोग करना पड़ता है? स्टेप अप। अरे ये पॉइंट मैंने लिखा दिया है, मैंने नहीं लिखा है क्या? स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ाता है। तो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलने के लिए कौन है? शिव कुमार। क्या करते हैं? तो अपन कुछ नहीं करते हैं, अपन एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। और उस वोल्टेज को वापस कम करना है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। हाँ सही बात है। सर्विस लाइन पोल से ऊर्जा मीटर के बीच का होता है। अरे पोल से क्या करोगे? पोल से जोड़ते हैं क्या सर्विसमैन को? कौन सी पोल में सप्लाई होती है? पोल के ऊपर से जो तार जाता है, देखा नहीं आपने? उस तार से जोड़ते हैं, और वही तार अपना वितरक कहलाता है। कह रहा पोल से, पोल से गाय थोड़ी बांध रहे हैं। पोल से तो अपन गाय ही बांधते हैं, देखा नहीं आपने? तो फिर हाँ, भैंस गाय एक ही बात है। एकदम भले ही शॉर्टकट लिखो, प्रॉपर वर्ड याद रखोगे तो एग्जाम में कभी गलती नहीं करेंगे। आजकल क्या होता है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं जो आता है सबको, लेकिन ऑप्शन पढ़ते हैं तो सारे मिलते जुलते अपने को दिखते हैं। सर प्लस माइनस 3% किस में होता है? कौन है? संदीप। ये क्वेश्चन मैंने तीसरी बार बता रहा हूं वापस। प्लस माइनस 3% होता है आवर्ती में। आवर्ती होती है 50 हर्ट्ज। आवर्ती में प्लस माइनस 3% परिवर्तन हो सकता है, रूल नंबर 55 कहता है। हो गया तो वापस रिपीट कर दो कि हो गया है, तो दूसरों को भी साथ लेकर चलते हैं ना अपन तो।
सर फ्यूज की रेटिंग क्या होती है? फ्यूज पढ़ लिया अपन ने? अपन जो पढ़ रहे हैं वही कमेंट करो ना, कम से कम। मैं पता सुरक्षा युक्त बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, सुरक्षा युक्त यहीं की यहीं याद कराऊंगा। और अपन के एग्जाम के लिए दो तो बहुत स्टार करके लिख देना, फ्यूज और एमसीबी, बहुत इंपॉर्टेंट है अपन के एग्जाम के लिए। कुछ लोगों के पास क्या होता है, काम नहीं होता है ना, कि दूसरे कमेंट करें तो हम भी क्या करें, कुछ तो करें। तो ये लो कर लिया है, फिर रिप्लाई नहीं करें तो सर हमारे रिप्लाई नहीं करते हैं, तो रिप्लाई करें क्या अब? हाँ, तो फिर ये लीकेज होते हैं, उनको वापस हटाना ही पड़ता है। आगे कर लो नहीं। नोट करो। और ये ऐसे कैसे डायग्राम याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। सर डिजिटल ऊर्जा मीटर में चोरी कैसे करें? पहले पढ़ लो ताकि ये काम करना ना पड़े, नहीं तो ये तो काम बाद में ही कर सकते। हाँ, पढ़ के करोगे कहीं लगोगे तो वो चोरी में नहीं गिना जाएगा, ठीक है ना? नहीं तो सीधा कमाने को कुछ नहीं और एक और अपराध एक और लग गया अपने ऊपर, और मिला क्या? कुछ नहीं। तभी तो कहता है ना ये क्वेश्चन, ये इसी कारण बोला है कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, कि ओवरहेड लाइनों में एल्यूमिनियम का प्रयोग क्यों करते हैं? सबसे अच्छी कंडक्टिविटी तो किसकी होती है? सिल्वर की होती है। क्यों नहीं होती है? वो अपने कारण ही नहीं होती है, क्योंकि अपने जैसे वहां पर बहुत बैठे निक में लोग, एक दिन लगाया दूसरे दिन तार ही गायब हो जाए। कॉपर वही बात है, एल्यूमिनियम सस्ता बहुत है, समझे ना? तो कोई इतना खतरा कौन लेगा जान का? तोड़ेंगे इतनी, मिलेगा कुछ नहीं, जान और चली जाएगी। तो इस कारण, जबकि सिल्वर में मान लो थोड़ी बहुत दुर्घटना हो जाए तो मिल तो जाएगा कुछ ना कुछ। हो गया। अब अपन इसको एक बार पूरा वापस देखते हैं, लेआउट को भी बंद करो बिल्कुल। यहां पर देखोगे कोई आवाज नहीं करेगा। अपन विद्युत को कहां से कहां लेकर आ गए? उत्पादन केंद्र से घरों तक लेकर आ गए। लेकिन अपन ने अभी तो ये नहीं पढ़ा है कैसे उत्पादन करते हैं, तो वो कल का टॉपिक है अपना। लेकर कैसे आते हैं समझ गए? वापस देखो एक बार। अब मैं एक बार डायग्राम आपको वापस समझा रहा हूं, नोट कर दिया सबने? आओ यहां पर, ये रहा अपना डायग्राम। पूरा का पूरा एक बार वापस देखते रहो। सबसे पहला होता है अपना क्या? जनरेटर, जिसको अपन कहते हैं उत्पादन केंद्र। इससे अच्छा है अपने वाला समझोगे ज्यादा समझाएगा। सबसे पहला होता है अपना उत्पादन केंद्र, जहां पे लगे होते हैं अपने अल्टरनेटर, क्योंकि वास्तव में वर्ड होता है अल्टरनेटर ही होता है, क्योंकि जनरेटर तो डीसी और एसी दोनों आ जाते हैं, लेकिन हमेशा होता है क्या? अल्टरनेटर। अब यहां पर मैंने क्या क्या पॉइंट बताए थे वापस बताना, और अब एक बार कमेंट आप भी रोक देना, क्योंकि कमेंट आपके नहीं देखूंगा मैं। इधर देखो, पहला वर्ड है अल्टरनेटर। क्या करता है? वह युक्ति, कौन सी? घूमने वाली, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, उसे ही अपन अल्टरनेटर कहते हैं। बात खत्म हो गई। अब बात करते हैं अपन सब, यहां पर क्या करता है? विद्युत का उत्पादन। तो विद्युत का उत्पादन तो पानी के द्वारा भी कर सकते हैं, जिसे कहते हैं हाइड्रो। तो हाइड्रो में कौन सा अल्टरनेटर होता है? सैलिएंट, जिसकी सामान्यतः गति होती है 500 आरपीएम। हो गया। दूसरा, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन अपन कोयले के द्वारा भी कर सकते हैं, जिसे कहते हैं थर्मल।
विद्युत ऊर्जा का उत्पादन अपन न्यूक्लियर या यूरेनियम के द्वारा भी कर सकते हैं, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। और इसमें जो अपना अल्टरनेटर होता है उसे अपन कहते हैं सैलिएंट, सॉरी नॉन सैलिएंट, उसे ही अपन कहते हैं बेलनाकार, उसे ही कहते हैं अपन सिलेंड्रिकल, एक ही नाम है। और उसकी सामान्यतः गति कितनी होती है? 3000 आरपीएम। हो गया इतना। अब बात करते हैं उत्पादन केंद्र होता क्या है, जहां पे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। अर्थात यहां पे जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है वो 11 केवी पर होता है, और विद्युत ऊर्जा का उत्पादन सदैव एसी में होता है, चाहे एसी मशीन हो चाहे डीसी मशीन हो। अब जब एसी में होता है इसका मतलब इसकी मानक आवृत्ति होती है, और मानक आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। अब एक बंदा कभी से कमेंट करा था, तो याद रखो इस आवृत्ति में जो परिवर्तन हो सकता है वो प्लस माइनस 3% हो सकता है। ये रूल नंबर कहता है कौन सा? 55। बाकी अपन बाद में लिखेंगे। तो ये होता अपना उत्पादन केंद्र। अब एक आप नोट लिखो, नोट लिखो यहां पर एक वर्ड आपको बहुत बार मिलेगा, बस बार। हाँ, किसकी बनी होती है? एल्यूमिनियम की। लिख दो, नोट में लिखना, शक्ति प्रणाली में, हाँ शक्ति प्रणाली में, शक्ति प्रणाली में बस बार सामान्यतः, बस बार बोर्ड पे लिखो, यहां पे लिखो, देखो ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है। किसकी बनी होती है? एल्यूमिनियम। बस बार इंग्लिश वर्ड ही है, इंग्लिश में एल्यूमिनियम की बनी होती है। तभी तो टेक्निकल में ज्यादातर वर्ड इंग्लिश ही है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ये। अब कर लो कुछ। अब ये तो पूछते तो बस बार होती क्या है, वो तो अपने को पता है नहीं। तो बस बार का मतलब होता है जहां पे लोड को टैपिंग करते हैं ना, वो टैपिंग वाला स्थान ही बस बार कहलाता है। तो टैपिंग कहां पर करते हैं? ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर ही नहीं करते क्या? तो वही भाग कहलाता है, बाकी कुछ भी नहीं है, नाम अलग है। अब देखो, तो उत्पादन केंद्र हो गया। उत्पादन केंद्र के बाद अपने के क्या लगे होते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या लगे होते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर? जो वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। देखो यहां पे डायग्राम में देखो, उत्पादन कितने केवी पर किया आपने? इस वोल्टेज को कहां पर लेकर गए? देखो, तो जो वोल्टेज को बढ़ा देता है उसे ही अपन क्या कहते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अर्थात वह ट्रांसफार्मर जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या प्राथमिक से ज्यादा होती है उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर सदैव पावर ट्रांसफार्मर होते हैं। कौन से होते हैं? पावर ट्रांसफार्मर। अब इसको क्या करते हैं अपन? जो विद्युत को आपने बढ़ाई है या जिसके वोल्टेज को आपने बढ़ाया है उसको अपन पारेषण लाइनों के द्वारा, किसके द्वारा? पारेषण लाइनों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। और पारेषण लाइन कह दो, ओवरहेड लाइन कह दो, एक ही बात है। अब अपन लिखेंगे यहां पर पारेषण। क्या होता है पारेषण? हाई वोल्टेज पर विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना पारेषण कहलाता है। अब इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये, पारेषण सदैव ACSR कंडक्टरों के द्वारा होता है। ACSR का पूरा नाम होता है स्टील एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ACSR कंडक्टरों में स्टील का प्रयोग उसकी यांत्रिक मजबूती बढ़ाने के लिए करते हैं। और क्या लिखा था? एक पॉइंट अपन ने, वेरी गुड। ACSR अर्थात ओवरहेड लाइनों के ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं होता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है कि सामान्यतः एल्यूमिनियम कंडक्टर का ही प्रयोग क्यों करता है? तो इसके क्या क्या लाभ है अपने आप देखते रहो। सबसे सस्ता होता है, वजन में हल्का होता है और सबसे सरलता से उपलब्ध हो जाता है। इसी कारण एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन है जो ऑप्शन पढ़कर देने वाले आंसर दे दोगे। क्या क्या बोला? सस्ता होता है, सही बात है। एल्यूमिनियम सबसे सस्ता होता नहीं होता है? मैंने बोला ना, अपने जैसे भी कोई नहीं ले जाता एल्यूमिनियम, क्या करेंगे ले जाकर, रुपए तो कुछ बढ़ते हैं नहीं। तो सस्ता होता है, हल्का बहुत होता है एल्यूमिनियम, और तीसरा क्या बोला आपने? सरलता से उपलब्ध हो जाता है। इसी कारण सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं किसमें? ओवरहेड लाइन में।
हो गया। अब इसके बाद अपने पढ़ा था पारेषण दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक पारेषण और द्वितीयक पारेषण। चाहे प्राथमिक पारेषण हो चाहे द्वितीयक पारेषण हो, 3 फेज 3 वायर होता है। चाहे प्राथमिक हो चाहे द्वितीयक हो, कौन सा वोल्टेज होता है, लाइन से लाइन आरएमएस वोल्टेज होता है। बता दिया। आरएमएस का मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। लाइन से लाइन का मतलब क्या होता है, दो लाइनों के बीच का वोल्टेज, दो फेजों के बीच का वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहलाता है। जिसको नहीं पता ऊपर लिखते रहना अलग से। फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन और न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज होता है उसे फेज वोल्टेज कहते हैं। जैसे अपन घरों में कहते हैं ना फेज आ गया है, तो घरों में आपने देखा नहीं, एक तो होता है लाइन वोल्टेज और एक होता है फेज वोल्टेज होता है। अब बात करते हैं प्राथमिक पारेषण में कौन कौन से वोल्टेज होते हैं। 765 भारत में सबसे अधिकतम पारेषण वोल्टेज। इसके अलावा कौन सा है, 400 केवी, 220 केवी, 132 केवी और 110 केवी। सेकेंडरी पारेषण की बात करूं, 66 केवी, 33 केवी और 22 केवी। याद है। नेक्स्ट इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा आगे कहां पर, वितरण ट्रांसफार्मर। क्योंकि इसको अपन वापस क्या करेंगे, स्टेप डाउन करेंगे। वितरण ट्रांसफार्मर कहां पर होते हैं, जीएसएस पर। जीएसएस का पूरा नाम होता है ग्रिड सब स्टेशन। वितरण ट्रांसफार्मर में क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पहला, वितरण ट्रांसफार्मर सदैव स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, अर्थात इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न प्राथमिक से क्या होते हैं, कम होते हैं। और वितरण ट्रांसफार्मर का कनेक्शन हमेशा डेल्टा स्टार होता है। वितरण ट्रांसफार्मर कहां पे लगे होते हैं, उपभोक्ता सिरे पर, सबसे बेस्ट। अब आते हैं अपन यहां पर जीएसएस पर। जीएसएस का पूरा नाम होता है ग्रिड सब स्टेशन। जीएसएस से जब अपन आगे बढ़ते हैं तो उन्हीं लाइनों को अपन क्या कहने लग जाता है, फीडर। और अपन कहते भी है, अपन के फीडर का नाम क्या है, कभी आपने पढ़ा हो तो, अलग अलग घरों पर अलग अलग फीडर आते हैं, देखे होंगे। अब बात करते हैं फीडर। फीडर किसको सप्लाई देता है, वितरक को। फीडर किसको जोड़ता है, जीएसएस और वितरक को आपस में जोड़ता है। फीडर का आकार किसके अनुसार लेते हैं, वेरी गुड। फीडर को डिजाइन किसके अनुसार करते हैं अपन, याद हो गए दोनों। नेक्स्ट अब बात करते हैं अपन अगला पॉइंट, कौन सा है अपना, वितरक। वितरक क्या होता है, जो फीडर और सर्विसमैन को आपस में जोड़ता है, उसी को अपन कहते हैं। यहां पर आप देख सकते हो ये वाला वोल्टेज कितने होते हैं, देख लो, दिख रहे हैं आपको, 440 और 230 वोल्ट हो गए, दिख रहे हैं। वितरक होता क्या है, तो जो सर्विसमैन को सप्लाई देता है उसे ही वितरक कहते हैं। होता वही का वही है एल्यूमिनियम कंडक्टर, बस उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। आकार इसका लेते हैं वोल्टेज ड्रॉप के अनुसार, और डिजाइन तो वही सेम बात है। हो गया। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है कौन सा, सर्विसमैन। सर्विसमैन वह इंसुलेशन युक्त तार जो वितरक को ऊर्जा मीटर से जोड़ता है, अर्थात जो ऊर्जा मीटर में सप्लाई लेकर आते हैं उस इंसुलेशन युक्त तार को अपन क्या कहते हैं, सर्विसमैन। ये देखिए आप डायग्राम में, ये होते हैं अपने सर्विसमैन, दिख रहे हैं। अब यहां पर तो इस प्रकार से अपन विद्युत को कहां से कहां लेकर आ गए, जनरेटिंग स्टेशन अर्थात उत्पादन केंद्र से कहां पर, कंज्यूमर तक लेकर आ गए। ठीक है, ये अपना पहला पार्ट यहां पर कंप्लीट हो गया है, पावर सिस्टम का लेआउट। अब आपको किसी को डाउट हो तो एक बार पूछो कि अपन विद्युत को कैसे लेकर आते हैं, बाकी उत्पादन कैसे करते हैं। यही डायग्राम कल अपन वापस शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, लास्ट तक जाएंगे। कल अपन क्या पढ़ेंगे कि विद्युत का जब अपन उत्पादन करते हैं तो उत्पादन कैसे करते हैं, अर्थात ऊर्जा के सोर्स कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में अपन कल बात करेंगे।